Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start with our 25th lecture and it is the third lecture of the oceanography. In the last lecture we discussed about the various movements of the ocean water, and before that we discussed about the relief features of the ocean as well as the physical and chemical properties of the ocean, likely the temperature and the salinity. अब आज के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें जो बेसिकली हम बातें करेंगे मेजरली वो हम बात करेंगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ओशनोग्राफी में जिसे हम बोलते हैं कोरल रीफ, फिर हम बात करेंगे ओशन डिपॉजिट्स और फिर बात करेंगे हम मैरीटाइम जोन्स, राइट। ये कोरल रीफ जो है एक तरह का इकोसिस्टम, इकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ। जैसे हमारा इक्वेटोरियल रीजन में जो रेन फॉरेस्ट होता है, डेंस बायोडाइवर्स फॉरेस्ट होता है, उसी तरह से कोरल रीफ जो होता है वो ओशन में एक रीजन होता है जो हाईली बायोडाइवर्स होता है और इसीलिए इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोलते हैं। तो कोरल रीफ होता क्या है, कैसे बनता है, कोरल क्या होता है, रीफ क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम कोरल रीफ्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम ओशन डिपॉजिट्स और मैरीटाइम जोन्स देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हमारे क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होंगे आज के लेक्चर के, तो सबसे पहले हम कि कोरल पॉलिप्स और कोरल रीफ्स हम देखेंगे। पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स क्या होता है और कोरल रीफ क्या होता है, ये इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कोरल के ग्रोथ के लिए, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ और कोरल्स। टाइप्स ऑफ रीफ, कितने तरह का रीफ होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। फिर कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये कोरल ब्लीचिंग जो है आप काफी न्यूज में देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर कोरल ब्लीचिंग हो रही है, व्हाट इज दिस कोरल ब्लीचिंग, राइट। तो ये सारी चीजें जो है पूरे कोरल रीफ, कोरल इकोसिस्टम के बारे में होगा, राइट। फिर हम बात करेंगे ओशन डिपॉजिट्स की, उसके क्लासिफिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं ओशन पे, क्या होता है ओशन डिपॉजिट्स, कैसे वो, उसकी ओरिजिन क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन डिपॉजिट्स, क्या सिग्निफिकेंस है ओशन डिपॉजिट्स के, क्यों हम पढ़ रहे हैं ओशन डिपॉजिट्स को। फिर लास्ट में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैरीटाइम जोन्स। मैरीटाइम जोन्स जो है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है, एक्चुअली ये जियोपॉलिटिकल टॉपिक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, कोस्टल रीजन से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड है ये मैरीटाइम जोन्स। ये मैरीटाइम जोन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इश्यूज करंट अफेयर्स के होंगे, जैसे साउथ चाइना सी में जो इश्यूज चल रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द मैरीटाइम जोन्स। तो इस तरह के बहुत इश्यूज वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मैरीटाइम जोनेशन ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये सारी बातें हम करेंगे आज के डिस्कशन में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, कोरल पॉलिप्स एंड कोरल रीफ्स क्या होता है। आपको पता है कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है ओशन में भी, जैसे लैंड पे होता है, राइट। मछलियां हो गई, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, वेल हो गया, शार्क हो गया, सो मेनी थिंग्स। उसी तरह के एक मैरीन ऑर्गेनिजम्स होता है जिसे हम बोलते हैं कोरल पॉलिप। तो कोरल पॉलिप इज बेसिकली अ मैरीन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द मोलुस्का क्लास। मोलुस्का फैमिली का एक एनिमल है, वो कोरल पॉलिप्स उसको बोलते हैं। ये कोरल पॉलिप्स जो है एक तरह का बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बेंथिक किसको बोलते हैं, आप अगर ऑर्गेनिजम्स को आप डिमार्केट करोगे कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं खासकर एनिमल्स, तो आपको तीन तरह के मिलेंगे। एक को बोलोगे प्लैंकटोन, एक को बोलोगे नेक्टोन और एक को बोलोगे बेंथोस। प्लैंकटोन वो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं, उनका सेल्फ लोकोमोशन नहीं होता है, वो तैर नहीं सकते हैं, जिधर से करंट आएगी उधर बह जाएंगे, जिधर से पानी बहेगी साथ में बह जाएंगे। तो दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्लैंकटॉन्स। नेक्टॉन्स जो होते हैं वो स्विमर्स होते हैं, जो एक जगह से स्विम करके दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे मछलियां, शार्क, वेल, दीज आर व्हाट नेक्टॉन्स। और तीसरे तरह के जो एनिमल स्पीसीज होते हैं उनको बेंथोस बोलते हैं। बेंथोस वो होते हैं जो एक्चुअली पानी में नहीं होते हैं, जमीन पर, समुद्र के अंदर होते हैं, मतलब कंटिनेंटल शेल्फ पे मिलेंगे आपको, स्लोप पे मिलेंगे, बाइसल प्लेन पे मिलेंगे, इवन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विच इज कॉल्ड द ट्रेंचेस, वहां मिलेंगे। तो ये जो इसके जमीन के सरफेस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कॉल्ड बेंथोस और बेंथिक ऑर्गेनिजम्स इनको बोलते हैं, राइट। तो कोरल पॉलिप भी एक तरह का बेंथिक ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज अ बेंथिक ऑर्गेनिजम्स, इट मींस कि बॉटम ड्वेलिंग, इसकी जो घर है उसके बॉटम पे बना के वहीं रहता है। दूसरा क्या होता है, ये इमोबाइल है,
मतलब ये जहां पैदा होगा वहीं पे मर जाएगा, वो अपने जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। वहां पे उसको खाना मिलेगा तो वो खा के जिंदा रहेगा, नहीं मिलेगा तो दे विल डाई। तो दीज आर इमोबाइल बेंथोस। समझ में आ रही है बातें? तो कोरल पॉलिप्स, और तीसरी चीज इसकी फीचर होती है कि ये कैल्साइट एनिमल किंगडम है। कैल्साइट इसको बोलते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपने बॉडी से कैल्शियम सिक्रीट करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट कैल्शियम फ्रॉम देयर बॉडीज। और ये कोरल पॉलिप्स कोई एक स्पीसीज नहीं होता है, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। माने ऑल दोज स्पीसीज विच आर बॉटम ड्वेलर्स, विच आर इमोबाइल, विच आर कैल्साइट, ये पूरा एक एनिमल किंगडम होता है कोरल्स का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स होते हैं और वो सारे को हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात है? तो दीज आर द कोरल पॉलिप्स। अब ये कोरल पॉलिप्स जनरली जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, यानी 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में ही पाए जाते हैं, इससे बाहर ये नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं ये हम अभी बात करेंगे, क्या क्या कंडीशन है इनके ग्रोथ के लिए, तो आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। तो ये तो कोरल्स क्या हो गया आपको पता है। अब ये जो कोरल्स होते हैं तो वो लाइम सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम सिक्रीट करते हैं, और मरने के बाद उनका जो बैक होता है, उनकी जो स्केलेटन होती है, सब कैल्शियम की बनी होती है। एंड व्हेन दे डाई दे लीव बिहाइंड देयर स्केलेटन एंड दो कैल्शियम स्ट्रक्चर। और ये जो पीछे छोड़ जाते हैं अपने कैल्शियम का स्ट्रक्चर, तो वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होके और एक कैल्शियम का बना हुआ रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। और ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही पाए जाते हैं, स्लोप या उसके नीचे नहीं पाए जाते हैं, ओनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो पानी के अंदर ऐसे बड़ा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एकदम पानी के अंदर बिल्कुल अंडर द वाटर स्ट्रक्चर मिलेगा। कभी कभी यह स्ट्रक्चर बाहर भी आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है या डोलोमाइट का बना होता है। डोलोमाइट इज ऑल्सो ए वेरिएंट ऑफ कैल्शियम। तो ये जो बनता है तो ये कोरल्स द्वारा बनाया जाता है। होता कैसे है? तो पहले क्या होता है कि एक जनरेशन ऑफ कोरल जो है इस जमीन पर ग्रो करता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कोरल। ये वाला जनरेशन मर के और अपने पीछे ये एक स्ट्रक्चर छोड़ जाएगा, जो इनका सेकंड जनरेशन होगा इसी के ऊपर डेवलप होगा, राइट। ये जब जनरेशन खत्म हो जाएगा तो इनकी तीसरी जनरेशन आएगी जो इसके ऊपर ग्रो करेगी, और इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन ग्रो करते 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 ये ऊपर तक एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। एंड दैट रिज लाइक स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ओवर द ओशन सेल्फ। तो जो सेल्फ पे बायोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरल रीफ। तो रीफ का मतलब ये स्ट्रक्चर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट का बना होता है। पॉलिप्स वो एनिमल्स होते हैं जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया कोरल रीफ, रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरल रीफ। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि इनका क्या, इनके बारे में थोड़ा कोरल के बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, और इनकी खासियत होती है कि ये बड़े ही कलरफुल दिखते हैं। क्यों कलरफुल दिखते हैं अभी बताएंगे। ये अपने में खुद में कलरफुल नहीं होते हैं ये, लेकिन जाओगे आप कभी भी ओशन के अंदर, स्कूबा डाइविंग जब करते हैं लोग, बहुत लोग कोरल्स देखने के लिए स्कूबा डाइविंग करते हैं। हमारे आपको मतलब गल्फ ऑफ मन्नार में होता है, प्लस आपको लक्षद्वीप आइलैंड में होता है, ठीक है। तो अंदर जाओगे तो खूब सुंदर सा एकदम दिखेगा आपको, रंग बिरंगा, हाईली ब्यूटीफुल। तो वो सब जो होता है कोरल रीफ होता है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरह का कुछ होता है अंदर में, समुद्र के अंदर। आप पिक्चर्स में भी देखे होंगे कि समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग दिखा रहा है, ऐसा सुंदर सुंदर। तो इसको देखने के लिए लोग समुद्र के अंदर जाते हैं। एंड ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और ढेर सारी यहाँ पे रंग बिरंगी मछलियां मिलेंगी, ओशन ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो पूरी तरह से ये एक पूरा रीजन जो है हाईली बायोडाइवर्स होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हम अभी करेंगे। तो ये कोरल रीफ इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कोरल्स कैसे, क्या उनकी कैसी लाइफ स्टाइल होती है, क्या लाइफ साइकिल होता है, क्यों रंग बिरंगे दिखते हैं। एक्चुअली में दिस कोरल्स आर नॉट कलरफुल और ब्यूटीफुल, दे आर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी। ये जो कोरल होते हैं ये एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एनीबॉडी? हाँ, एक दूसरे से उनको बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में जब साथ रहने की मजबूरी हो जाए तो उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। और ये जो इनका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, इसमें जो एल्गी होती है, ये एल्गी कलरफुल होती है, जो कोरल्स के पीठ पे बैठी होती है, जमी होती है। और इस एल्गी में जो मेजर एल्गी होता है उसको बोलते हैं जूजेंथला, जूजेंथले। Zooxanthellae is a name of algae
is a kind of algae that have a symbiotic relationship with the coral. और ये symbiosis relationship कैसा है? तो कोरल क्या प्रोवाइड करता है इस जूजेंथले को? एक सरफेस प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए, राइट? दिस इज लाइक कोरल एंड दिस इज लाइक एल्गी. एल्गी को एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए. और ये एल्गी क्या प्रोवाइड करता है कोरल को? खाना. एल्गी इज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जो एल्गी है इस कोरल को खाना प्रोवाइड करता है, और ये कोरल जो है इस एल्गी को अपना सरफेस प्रोवाइड करता है कि मेरे पीठ पे बैठ के जमो और खुश रहो. तो इस तरह से दोनों के बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये पूरा स्ट्रक्चर होता है. समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द कोरल एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और ये ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि इसमें से अगर कोई एक एलिमिनेट हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. अगर यहां से आप एल्गी को हटा दो तो दिस कोरल विल डाई. धीरे धीरे कोरल खत्म हो जाएगा. और इसी कोरल के खत्म हो जाने को बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ एल्गी इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग. आगे हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कैसे होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड कोरल. क्लियर रहेगा? अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं कोरल रीफ के. कोरल रीफ जो है हर जगह नहीं पाए जाते हैं. जैसा मैंने बताया कि 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, और सैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाए जाते हैं. फ्लैट प्लेन होना चाहिए, सैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना चाहिए, वहीं पे पाए जाएंगे, बहुत डीप में नहीं पाए जाएंगे. तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कोरल रीफ का ग्रोथ का कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, और वो कंडीशंस दोनों के लिए लागू होते हैं. कुछ कंडीशंस में कोरल रह सकता है, कुछ कंडीशंस में नहीं रह सकता है, कुछ कंडीशंस में एल्गी ही नहीं रह सकती है. तो जब एल्गी ही नहीं रह सकती है तो कोरल तो ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि कोरल खुद ही डिपेंडेंट है खाना के लिए एल्गी के ऊपर. तो अब क्या क्या कंडीशंस है ये देखना. सबसे पहला कंडीशन होता है कि एक्सट्रीमली फ्लैट प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे कोरल ग्रो करेगा. बहुत ज्यादा रग्ड टोपोग्राफी अगर होगा सेल्फ के ऊपर तो नहीं करेगा. और एक्सट्रीमली फ्लैट सरफेस अगर ओशन में कहीं पे है तो सबसे फ्लैट कौन सा सरफेस है ओशन में? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. स्लोप तो बिल्कुल ये है, स्लोप है मतलब ज्यादा स्टिप है उसका. तो क्या होता है कि ये जो एक्सट्रीमली फ्लैट सरफेस क्यों चाहिए? क्योंकि जो पहला जनरेशन ऑफ कोरल है अगर वो बिल्कुल स्टिप स्लोप पे ग्रो करेगा तो फर्स्ट जनरेशन विल टम्बल डाउन इनसाइड द ओशन. दे विल नॉट स्टिक टू द सरफेस. तो पहला जनरेशन सरफेस से स्टिक रहे इसलिए फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है. तो पहला क्यों कंडीशन है. दूसरा है फोटिक जोन. फोटिक जोन उस जोन को बोलते हैं वाटर के अंदर जहां सनलाइट पूरी तरह से पेनिट्रेट कर रही है. समझ में आ रही है? जनरली जो ओशन का वाटर होता है वो 3 जोन में बांटे जाते हैं उसको, फोटिक, डायस्फोटिक, एफोटिक. जो फोटिक जोन होता है वो टॉप का 200 मीटर का होता है जहां सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है. 200 मीटर के बाद से लेके 500 मीटर जो होता है वो डायस्फोटिक होता है. डायस्फोटिक मतलब कि सनलाइट डायरेक्टली नहीं जा रही है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में जा रही है. डिफ्यूज्ड फॉर्म में सनलाइट जान रहे हो ना, दोपहर में जो 6 बजे शाम तक जो सनलाइट आपके पे पड़ रही है वो एक्चुअल सनलाइट है. उसके बाद जो आपको हल्का फुल्का लाइट दिखाई दे रहा है लेकिन सन नहीं दिखाई दे रही है वो डिफ्यूज लाइट होती है, राइट? तो ये होता है डिफ्यूज लाइट. तो डायस्फोटिक हो जाती है, उसके नीचे जाओगे तो कंप्लीट डार्कनेस आपको मिलेगा. तो दिस इज एफोटिक. तो ये हमेशा फोटिक जोन में ही होगा. इसलिए फोटिक जोन में होगा. क्यों होगा फोटिक जोन में? एग्जैक्टली, एल्गी को फोटोसिंथेसिस करनी है. एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगी तब कोरल जिंदा रहेगा. तो कोरल क्यों जाएगा उतना नीचे जहां एल्गी जो है खाना नहीं बना सकती है? तो इसलिए हमेशा ये फोटिक जोन में होते हैं, राइट? उसके बाद इनका जो डेप्थ होता है वो 55 से 65 मीटर होता है. 55 से 65 मीटर क्यों होता है? क्योंकि 55 से 65 मीटर में डायरेक्टली सनलाइट जो है इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है? इसलिए 55 टू 65 मीटर्स होता है. और भी कारण होता है, इससे ज्यादा अगर डेप्थ में जाओगे तो टेम्परेचर भी कम होने लगेगा, सैलिनिटी भी कम होने लगेगी. तो इसकी वजह से कोरल्स नहीं ग्रो पड़ेंगे, क्योंकि कोरल्स के लिए एक फिक्स टेम्परेचर भी चाहिए, एक फिक्स सैलिनिटी. इससे आप थोड़ा सा भी डिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा भी डेविएशन होगा तो कोरल्स विल नॉट ग्रो, ठीक है? फिर टेम्परेचर देख लो 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है. इस 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो कोरल्स विल नॉट ग्रो, 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो कोरल्स विल नॉट ग्रो. एंड दिस इज द रीजन दैट दिस काइंड ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इज फाउंड बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. इसके बाहर जाते हो तो सी सरफेस टेम्परेचर नीचे जाने लगता है और इसलिए कोरल्स वहां नहीं मिल सकते हैं. सैलिनिटी 31 टू 37 पार्ट्स पर थाउजेंड चाहिए. 31 से कम होगा तो कोरल्स को न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, क्योंकि कोरल्स एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सॉल्ट ऑफ द ओशन.
तो 31 से नीचे में इसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए कोरल मर जाएंगे। 37 से ऊपर हो जाएगा तो इसके स्किन बर्न हो जाएंगे कोरल्स के, इसलिए कोरल्स मर जाएंगे। तो इन बोथ द कंडीशंस दे रिक्वायर्ड अ वेरी नैरो रेंज ऑफ 31 टू 37। इसीलिए ये सब ओशंस में जनरली मेडिटेरेनियन सीज या इन सब में नहीं मिलता, क्योंकि इनकी सैलिनिटी हाई होती है, ठीक है। मेजरली ये लोग ओशंस में होते हैं। तो ये हो गया सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेप्थ, फोटिक जोन, एक्सट्रीमली फ्लैट सरफेस, ये तो बहुत ही मेजर कंडीशंस हैं। इनके अलावे भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी करंट होता है। टर्बिडिटी करंट का कंसेप्ट हमने आपको बताया है ना शायद। टर्बिडिटी करंट हमने क्या बताया था? सारे सेडिमेंट्स जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसके मतलब बॉटम पे सेडिमेंट्स जो हैं और वाटर जो है दोनों एक मतलब एक सॉल्यूशन टाइप बना के, एकदम डेंस सॉल्यूशन टाइप बना के, और उसके ऊपर जो है चल रहा है। टर्बिडिटी करंट इज लाइक समथिंग, अगर कोई नहीं जान रहा होगा अभी, जैसे बहुत ज्यादा अगर रिवर इधर से सेडिमेंट्स ला रही है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ह्यूज अमाउंट ऑफ होगा, तो वाटर से ये मिल के एक डेंस मड फ्लो टाइप इधर से ऐसे चलने लगेगा करंट, एंड दिस इज कॉल्ड टर्बिडिटी करंट। ये टर्बिडिटी करंट नहीं होनी चाहिए तो ही वहां पे कोरल होगा। द कोस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी करंट टू प्रोवाइड द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। क्योंकि ये टर्बिडिटी करंट क्या करता है कि इस कोरल्स को पूरी तरह से बड़ी कर देता है, अंदर खत्म कर देगा, बड़ी कर देगा, उसके इसको जो है क्या बोलते हैं, एल्गी को इरोड कर देगा। तो इसकी वजह से वहां कोरल्स कभी ग्रो नहीं होता है। एक्चुअली कोरल्स ग्रो करने की कोशिश करता है, बट ये टर्बिडिटी करंट नहीं होने देता है। एब्सेंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू व्हाट? कोल्ड ओशन करंट्स एंड कोल्ड अपवेलिंग्स। कोल्ड अपवेलिंग्स आपको कहां मिलता है? अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब ऑफशोर जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो पानी है वार्म वाटर को आगे लेके चले जाते हैं इक्वेटोरियल करंट के फॉर्म में, और वहां पे क्या होता है, नीचे से ठंडा पानी आने लगता है। तो कोल्ड अपवेलिंग होगा तो टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस विल बी लोअर्ड, और जो कोल्ड अपवेलिंग नीचे से आ रहा है उसकी सैलिनिटी भी कम है, तो जो टेम्परेचर और सैलिनिटी वाला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। और दूसरा कारण क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट्स। कोल्ड ओशन करंट्स के साथ भी वही कंडीशन है। तो ये कोल्ड ओशन करंट्स और कोल्ड अपवेलिंग दोनों कहां होता है, कॉन्टिनेंट के किस साइड होता है? वेस्टर्न साइड होता है। इसीलिए वेस्टर्न साइड में जनरली एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में क्या है कि हमारा अरेबियन सी जो है, ना ही यहां पे कोई कोल्ड करंट है, ना ही यहां पे कोई कोल्ड अपवेलिंग है, तो इसलिए यहां पे हमको वेस्टर्न साइड में मिल जाता है। हमारे लक्षद्वीप हमारा पूरा क्या है, कोरल द्वीप है, जबकि हमारा वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में है। तो इसलिए जनरली आप लार्जली देखोगे तो आपको ईस्टर्न साइड में ही मिलेगा, वेस्टर्न साइड में नहीं मिलेगा। Absent along the river mouth as salinity is reduced due to dilution effect. रिवर माउथ अगर कहीं पे है तो एक तो कि टर्बिडिटी करंट वाला कंडीशन भी है, लेकिन टर्बिडिटी करंट वाला कंडीशन वहां होता है जहां रिवर अलॉट ऑफ सेडिमेंट्स लेके आ रही है। अगर रिवर इवन इफ की सेडिमेंट्स नहीं ला रही है, टर्बिडिटी करंट नहीं बन रहा है, फिर भी ये रिवर के माउथ के पास नहीं होते हैं, क्योंकि रिवर के माउथ के पास फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से कि वहां की सैलिनिटी डाउन हो जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। प्लस जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत माइन्यूट सेडिमेंट्स, वो जो है सफोकेट कर देते हैं कोरल्स को, तो उसकी वजह से कोरल्स मर जाते हैं। तो एब्सेंट along the river mouth। फिर एब्सेंट along the coast affected by cyclones and tsunamis। वो सारे कोस्ट जहां बहुत फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आते हैं, तो वहां भी कोरल्स नहीं ग्रो कर पाती है, क्योंकि कोरल्स का पूरा कॉलोनी को ही वो डिवास्ट कर देते हैं। तो दिस आर द बेसिक कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। और इन्हीं कंडीशंस के होने की वजह से कोरल्स जो है बड़ा ही रेस्ट्रिक्टिव जोन में पाए जाते हैं। दे आर नॉट लोकेटेड एवरीवेयर ओवर द अर्थ, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोरल्स कहां कहां पाए जाते हैं। बेसिकली मैं आपको दिखा दूं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल्स को। आप इस पिक्चर को देखो। आप पहली बात की पिक्चर आपको दिख रही है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ही है, मैक्सिमम ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर नहीं है। दूसरी चीज आपको यहां दिख रही है कि ये मैक्सिमम देखो वेस्टर्न साइड में है, मैक्सिमम वेस्टर्न साइड में है, एक्सेप्ट इंडिया जो यहां भी दिख रहा है, मैक्सिमम वेस्टर्न साइड में है। तो मोस्टली दे आर इन द वेस्टर्न साइड। ये भी वेस्टर्न साइड है उधर का, ये भी वेस्टर्न साइड है, 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 सारे कोरल्स। सॉरी, आई एम सॉरी, ईस्टर्न साइड। तब से मैं वेस्टर्न वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट में हमेशा, मैक्सिमम ये ईस्टर्न साइड में होते हैं, वेस्टर्न साइड इज एब्सेंट, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में सारे कोरल्स होते हैं। तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ईस्टर्न साइड में है, क्लियर है। तो दिस इज द अबाउट ऑल द कोरल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इंडिया में कहां कहां कोरल पाया जाता है, ये क्वेश्चंस पहले पूछ चुका है यूपीएससी में, 2014 में पूछ चुका है प्रीलिम्स में।
इंडिया में कोरल रीफ कहां कहां पाए जाते हैं, कौन कौन सा रीजन है आपको पता होना चाहिए। दादर नगर हवेली में नहीं है, लक्षद्वीप में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है और गल्फ ऑफ मन्नार में है। ये 4 रीजन याद रखना। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे आइलैंड जैसे नेत्रानी आइलैंड है महाराष्ट्र के पास, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। बट 4 जो मेजर रीजन हैं इंडिया में जहां पे कि कोरल रीफ पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये 4 रीजन्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट, इंडिया में होते हैं। बाकी देखोगे तो आप ऑस्ट्रेलिया के इधर जाओगे तो बहुत कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ यहां पे कोरल का बना हुआ है। अभी हम बात करेंगे बैरियर क्या होती है, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट, द लोकेशन ऑफ द कोरल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ स्ट्रक्चर। कोरल रीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने तरह के होते हैं, ठीक। तो टाइप्स में आप बेसिकली देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ द मैसिवनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उसके बेसिस पे हम जो है 3 टाइप्स देखते हैं। एक देखते हैं फ्रिंजिंग रीफ, एक फ्रिंजिंग रीफ होता है, एक बैरियर रीफ होता है और एक अटोल होता है। कौन कौन से 3 होंगे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल। फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं जब लैंड के, कोस्ट के से बिल्कुल चिपके हुए, दूर नहीं चिपके हुए, जैसे आपको ये लैंड है, यहां से ओशन शुरू हो गया, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज लैंड, तो यहां पे आपको कोरल्स ग्रोथ होते हैं। आइलैंड है ये, आइलैंड के चारों बगल एकदम देखो आइलैंड के लैंड से ये चिपका हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। जनरली फ्रिंजिंग रीफ और लैंड के बीच में जगह नहीं होता है, और जगह कहीं कहीं पे होता भी है तो बड़ा ही सैलो पतला सा जगह होता है जिसको हम बोट चैनल बोलते हैं, वहां बोटिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो ये फ्रिंजिंग रीफ होता है। फ्रिंजिंग रीफ इज लेस मैसिव, वेरी नियर टू द कोस्ट, in fact attached to the coast. There could be sometimes a very narrow channel between the land and the fringing reef that is used for the boating, and that's why they are called boating channel, right? तो ये हो गया fringing reef आपका। दूसरा होता है आपका बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या होता है कि लैंड से थोड़ा दूर पे होता है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द लैंड एंड द रीफ। ये डिस्टेंस कई बार कई किलोमीटर का होता है, 20-20 किलोमीटर का भी हो जाता है ये डिस्टेंस, और यहां पे एक मैसिव स्ट्रक्चर कोरल्स का बना होता है, और इसको बैरियर रीफ इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये नेविगेशन के लिए एक बैरियर का काम करता है। इसकी वजह से शिप्स जो है इंटर नहीं कर पाते हैं, कई बार ये जो है ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है, बैरियर क्रिएट करता है फॉर द एंट्री एंड फॉर द आउट गो ऑफ वेसल्स, तो इसलिए इसको बैरियर रीफ नाम देते हैं। और ये चिपका हुआ नहीं होता है लैंड से, इसके बीच में एक लार्ज लेगून्स बने होते हैं। लेगून्स क्या होता है, सैलो वाटर, सैलो ब्रैकिश वाटर, राइट। तो इसके बीच में लेगून्स बने होते हैं, और ये जो बैरियर रीफ होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये ब्रेक ब्रेक करके होता है। जैसे कि देखो ऐसे हो गया, यहां से वाटर शुरू हो गया, राइट, ये लैंड हो गया, तो यहां से ये बनना स्टार्ट होगा, ऐसे समझ लो आप, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये ओशन वाटर हो गया, ठीक है, और ये लैंड हो गया, तो ऐसे बनना स्टार्ट होगा, ऐसे 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 बन जाएगा, ठीक है। इन दो के बीच में एक गैप होगा, राइट। ये गैप जनरली यूटिलाइज करते हैं वेसल्स अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है। और ये लैंड और इस बैरियर रीफ के बगल बीच में एक बड़ा सा लेग्यून बन जाएगा, राइट। तो ये लेग्यून हो जाता है और ये बैरियर रीफ हो जाता है, ये लैंड हो जाता है। फ्रिंजिंग रीफ कैसा बनेगा, फ्रिंजिंग रीफ जो है एकदम बिल्कुल यहां से चिपके हुए बनेगा, चिपके हुए बनेगा। यहां पे लैंड कहीं पे अंदर बना हुआ है तो यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा लेगून बन जाएगा, अदरवाइज ये कई बार लैंड से चिपके हुए रहता है। तो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, समझ गए क्या अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। तीसरा होता है एटोल। एटोल क्या होता है, तो एटोल इज लाइक इन द मिड ओशन देयर इज सेवरल रीफ्स फॉर्म्ड बीच में वाटर। तो ये जो है रीफ बीच में बन गया है चारों बगल से, और बीच में पानी है जिसको हम लेगून बोलते हैं, लेगून, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एटोल। तो एटोल इज जनरली द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ स्ट्रक्चर इन ए सर्कुलर पैटर्न और ओवल पैटर्न, एंड देयर इज अ सैलो लेगून इन बिटवीन द वेरियस स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से ये बन जाता है, ये बीच में समुद्र का बीचों बीच रहेगा, तो बीच में जो है लेगून बन जाएगा, और चारों तरफ से क्या बन जाएगा, ये कोरल रीफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। कई बार सब जुड़े हुए होते हैं, कई बार जो है अलग अलग होते हैं। अब ये जो बैरियर रीफ, सॉरी, ये जो एटोल्स होते हैं, तो इसके ऊपर धीरे 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 सेटलमेंट हो जाता है, और सेटलमेंट होते होते वहां पे वेजिटेशन भी हो जाएगा, सेटलमेंट भी हो जाएगा, टाउन भी बच जाएगा। हमारा पूरा लक्षद्वीप क्या है, अटोल है।
समझ में आ रही है? लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट इज अ काइंड ऑफ एटोल, बीच ओशन में छोटे 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 बन के और बीच में लेगून बना हुआ है, तो दिस इज व्हाट अटोल। अब एटोल में भी अगर थोड़ा सा देखोगे तो दो तीन तरह का एटोल होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रू एटोल, जिसमें कि लेगून है, लेगून में कोई आइलैंड नहीं है, तो इसको ट्रू एटोल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एक होता है कि बीच में एक छोटा सा आइलैंड हो जाए, छोटा सा आइलैंड हो जाए और उसके चारों बगल रीफ है, तो इसको बोलते हैं क्या? आइलैंड एटोल। इट विल बी कॉल्ड आइलैंड एटोल। और अगर क्या हो ऐसा कि ये जो बीच में लैंड है और बीच का जो पानी है ये सब सेडिमेंटेशन होकर भर जाए और पूरा एक लैंड मास बन जाए, तो इसको बोलते हैं एटोल आइलैंड। तो ट्रू एटोल, आइलैंड एटोल, एटोल आइलैंड। आइलैंड एटोल तब बोलेंगे जब लेगून के अंदर एक छोटा सा आइलैंड हो, लेकिन उस आइलैंड और रीफ के बीच में पानी हो। और एटोल आइलैंड तब बोलेंगे जब पानी नहीं हो, सब पानी खत्म हो जाए, वहां पे भी लैंड हो जाए और पूरा एक लैंड सरफेस हो जाए, राइट। तो ट्रू एटोल, अगर केवल एटोल की बात करोगे तो वो ऐसे बनता है, बीच में कुछ नहीं होता है। देखो वर्ल्ड में कई तरह के फीचर्स होते हैं, ये बेसिकली सबसे ज्यादा होता है कि हाँ बीच में खाली है, लेकिन जो कई बार बीच में आइलैंड आ जाता है तो हम उसके लिए स्पेशली नाम दे दिए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब एक लैंड हो गया तो उसके लिए अलग नाम दे दिए हैं। लेकिन आपको जनरल स्टडीज के स्तर पे आप एटोल से भी काम चला सकते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसा एटोल होता है, उसके आगे हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बातें? तो कौन कौन से हमने बताया? फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटोल। बैरियर रीफ का बेस्ट एग्जांपल आपको बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का लंबा है वो। समझ में आ रही है बातें? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए जीएस में, लेकिन जीसी लियोंग में भी दी हुई है, या फिर कई बार यूपीएससी भी कई बार घुस जाता है ऑप्शनल में। एटोल बनता कैसे है? ये बड़ा ही मतलब अभी तक अगर आपको थोड़ा भी अपना दिमाग आप यूज कर रहे हो तो आपको लग नहीं रहा है कि सर ये एटोल कैसे बन गया। ये तो कहीं ना कहीं कोस्ट के पास बनता है हमेशा, या तो फ्रिंजिंग रीफ बनेगा तो कोस्ट से अटैच्ड रहेगा, बैरियर रीफ बनेगा तो कोस्ट से थोड़ा दूर बनेगा। ये बीच समुद्र में कैसे बन जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये आप जो बोल रहे हो ये मरे का कंसेप्ट बोल रहे हो, जॉन मरे का कंसेप्ट है ये, और ये क्रेटर का है। ये जो कंसेप्ट बोल रहे हो वो वोल्केनिक माउंट्स का बोल रहे हो, जो सी माउंट्स के अंदर होता है। यानी कि सी माउंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं और इनके बीच ऐसा क्रेटर बना हुआ है। ये क्रेटर पे कोरल ग्रो करके ऊपर आ गया और क्रेटर के जो बीच का रीजन है वो पानी ही रह गया, तो एटोल बन गया। समझ में? व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, इट हैज बीन गिवन बाय जॉन मरे का कंसेप्ट है ये। हाँ, तो ये जो हाँ, और ये जो बोल रहे हो कि लो आइलैंड्स होते हैं उसके बीच में डिप्रेशंस होते हैं, तो ये जो है जनरली सी माउंट्स के ऊपर बनते हैं, तब ऐसे बनते हैं। एक डार्विन का इसमें कंसेप्ट होता है, और डार्विन का कंसेप्ट होता है कि जो आइलैंड होता है वो नीचे सबसाइड कर गया और ऊपर पानी आ गई। ठीक है, ये कंसेप्ट डार्विन का है। ठीक है, तो डार्विन क्या बोलता है कि पहले एक आइलैंड था। ठीक है, एक आइलैंड था, इस आइलैंड के चारों तरफ पहले जो है पूरे चारों तरफ इस आइलैंड के फ्रिंजिंग रीफ बना। फ्रिंजिंग रीफ बना, फ्रिंजिंग रीफ से धीरे 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 बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो गया, और बाद में ये आइलैंड जो है नीचे सबसाइड कर गया और पानी ऊपर आ गया, और बीच में फिर चारों बगल से आपका रीफ हो गया और आइलैंड बीच में सबसाइड होकर पानी बन गया, तो एटोल बन गया। तो ये जो है थियरी जो है डार्विन ने दी थी। डार्विन ने बोला था कि एटोल ऐसे बनता है, लेकिन डार्विन ने यह नहीं बताया कि ये आइलैंड सबसाइड क्यों किया, व्हाई दिस आइलैंड, व्हाई देयर वाज अ सबसिडेंस ऑफ दिस आइलैंड। दिस वाज नॉट सेड बाय डार्विन। लेटर ऑन इसको डब्ल्यू.एम. डेविस ने इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों ये नीचे गया, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डार्विन की थियरी को इसलिए कंट्रोवर्शियल मान लिया गया क्योंकि ये नहीं बता पा रहे थे कि ये क्यों जो है अंदर गया। तो बाद में जॉन मरे आए, तो जॉन मरे क्या बोले कि एक्चुअल में ये कुछ ऐसा आइलैंड पे नहीं बना है, ये बेसिकली बना है सी माउंट्स पे। सी माउंट्स का जो क्रेटर होता है वो एकदम सर्कुलर होता है और बीच में जो है डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन है तो उसमें तो नहीं बनेगा, और जो सर्कुलर जो ये है उसका सरफेस है उसी के ऊपर स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा और बीच में पानी हो गया और ये एटोल बन गया। इट इज समथिंग लाइक दिस व्हाट ही सेड। ये एक सी माउंट्स है, यहाँ पे गोल सा बना हुआ है। क्रेटर तो पढ़े हो ना वोल्केनोज में कि बीच में एक डिप्रेशन बन जाता है, उसको क्रेटर बोलते हैं। तो इसका जो ये वाला रीजन है इस पे जो है कोरल्स ग्रो कर गया, ग्रो करते 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 ऊपर आ गया और बीच में खाली रह गया, तो उसकी वजह से एटोल बन गया ऊपर आके। इमेजिन कर रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं?
तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू जॉन मरे। अकॉर्डिंग टू डार्विन ये वाला हो गया कि एक आइलैंड था, उसके पीछे फ्रिंजिंग रीफ चारों तरफ बना, फिर बैरियर रीफ बना, और बैरियर रीफ के बाद वो आइलैंड सबसाइड कर गया और एटोल बन गया। ये देख लो जैसे ये है, देयर वाज एन आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड। ऑफ कोर्स अगर बीच में माउंटेन है तो ज्यादातर तो वोल्केनिक आइलैंड ही होगा। वोल्केनिक आइलैंड के चारों तरफ ये फ्रिंजिंग रीफ बन गया, फ्रिंजिंग रीफ बन गया इधर। फ्रिंजिंग रीफ अब धीरे धीरे बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो गया, मैसिव हो गया। एक्चुअली डार्विन क्या कहना चाहता है कि ये फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटोल आर नॉट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीफ, इन फैक्ट देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीफ फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेज में फ्रिंजिंग रीफ बना, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि देखो कोरल्स का एक फीचर होता है कि वो हमेशा अपवर्ड और आउटवर्ड ग्रो करता है। यानी कि अगर कोस्ट के पास यहां बना हुआ है तो इसकी दो तरह की ग्रोथ होगी, एक टुवार्ड्स द सी ग्रोथ होगा और एक अपवर्ड ग्रोथ होगा। ये टुवार्ड्स द लैंड नहीं होता है, समझ में आ रही बातें हैं। तो ये जो फ्रिंजिंग रीफ है धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्रो करने लगा, और जो अंदर वाला बचा हुआ इनका पुराना जनरेशन का बनाया हुआ जो कॉलोनी था वो दह गया, डिसॉल्व इन द वाटर। तो डिसॉल्व इन द वाटर होने की वजह से बीच में क्या बन गया, यहां पे लेगून बन गया। और ये लेगून बनने की वजह से ये जो इनका आइलैंड था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, पानी ऊपर आने लगा। और जैसे जैसे सी लेवल ऊपर आता है तो कोरल्स भी अपवर्ड ग्रो करने लगता है सनलाइट के लिए, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए तो उसको भी अपना उठाना पड़ेगा कॉलोनी को। तो धीरे धीरे ये अंदर चला गया, कोरल्स ऊपर आ गए और ऐसे एटोल बन गया थर्ड स्टेज में। तो दिस स्टेज वाइज फॉर्मेशन ऑफ एटोल वाज गिवन बाय डार्विन। समझ में आ रही बातें। और इसको जो है मतलब क्रिटिसाइज किया जॉन मरे ने बहुत सारे बेसिस पे, और जॉन मरे ने अपना दे दिया कि ये जो है क्रेटर्स पे बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या क्या क्या? जैसे ये बन गए, रीफ बन गया, रीफ पे अब वो पानी से ऊपर है, पानी के ऊपर नहीं आते हैं रीफ। एक्चुअली लाइव रीफ नहीं आते हैं, डेड आते हैं पानी के ऊपर। डेड होने के बाद वो ऊपर आते हैं, लाइव नहीं रह सकते हैं पानी के ऊपर। समझ आ रही बातें हैं। ये जो पानी के ऊपर जो भी सब देख रहे हो दे आर डेड। अब लाइव कहां होंगे, तो इसके बाहर अंदर पानी में, इसके बाहर जो है नीचे में पानी के अंदर वो लाइव होंगे। क्योंकि देखो आउटवर्ड जा रहा है ना, तो जो अंदर वाला है वो मरा हुआ है, कॉलोनी है उसका, जो अंदर पानी में है वो जिंदा है। कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे ब्रॉड होने लगेगा और अंदर पानी के अंदर जाने लगेगा, ऐसे चलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो आई फॉर्मेशन तो आप जो है ये केवल लिखना कि आइलैंड के चारों बगल बना, आइलैंड सबसाइड करेगा, ये हो गया। डार्विन का ही लिखना, क्योंकि आगे चल के ये पूरी कहानी में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आगे चल के जो जियोमॉर्फोलॉजी का फादर जिनको हम WM डेविस बोलते हैं, विलियम मॉरिस डेविस को बुलाया गया चेक करने के लिए कि हाँ जी आप बताइए, आप जो है स्टडी कीजिए अंदर के लैंड को। तो विलियम मॉरिस डेविस ने जब ओशन के अंदर के जियोमॉर्फोलॉजी को जब स्टडी किया तो उन्हें क्या मिला कि अंदर में एक जो है इस तरह का आइलैंड टाइप का इस शेप में लैंड है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट में यह किया कि इसके मतलब कि जो डार्विन बोलता था कि सबसाइड किया है तो सबसिडेंस हुई है। तो अगर नेक्स्ट तुम देखोगे पूरे कहानी का कंक्लूजन, तो डार्विन को जीत मिलती है कि यहां सबसिडेंस हुई है। और उसी ने बोला कि सबसिडेंस क्यों हुई है, सबसिडेंस इसलिए हुई है कि ये जो रीफ स्ट्रक्चर्स हैं इनके डिसोल्यूशन की वजह से जो रीजन है वो नीचे जाने लगा और पानी जो है वो लेवल ऊपर आने लगा, और उसके वेट की वजह से वो जो लैंड है वो नीचे जाने लगा, और लैंड नीचे जाने की वजह से अगल बगल का पानी है वो ऊपर आने लगा। अब हमारा लैंड वाटर में कैसे होता है, अगर कोई चीज नीचे डालते हो तो पानी का ऊपर आता है ना, तो उसकी वजह से पानी ऊपर आ गया, लैंड नीचे चला गया और एटोल बन गया। और जैसे जैसे पानी ऊपर आया तो कोरल भी अपना हाइट बढ़ाने लगे। तो आपको अगर आएगा तो आप डार्विन वाला लिखना, मरे वाला मत लिखना। समझ में आ रही बात है? तो ये चीजें हैं। क्या सेल्फ अब वो आइलैंड का नहीं रहा, बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अंदर की तरफ नहीं ग्रो कर रहा है, हाँ वो बाहर ग्रो करती जा रही है। तो सेल्फ जो है यही, इसी को आप लैंड मान लो। अब समझ में आ रही है बातें? इसी को अब आप लैंड मान लो, ये नीचे जा रही है, ये बाहर ग्रो कर रहा है सब कुछ। तो यहां फ्लैट सरफेस मिलेगा, ये ग्रो कर जाएगा, ये जो है अंदर चली जाएगी,
और इसके इसके बीच का जो ये पानी है, ये पानी है इन दोनों के बीच में, ये ऊपर आएगा। समझ में आ रही बातें? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है सब लोग को? देखो, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई भी तो आई डोंट थिंक कि आपको पूछेंगे कि फॉर्मेशंस क्या है इसके डिटेल में। आपको ये पूछ सकते हैं कि हाँ, एटोल जो है वो आइलैंड के सबसिडेंट से बना है कि नहीं बना। तो आपको याद रखना है कि यस, आइलैंड के सबसिडेंट से बना है, आइलैंड के ऊपर एटोल्स बने हैं, आइलैंड सबसाइड कर गया। ठीक है, तो ये एक होता है। और ये वाली बात गलत नहीं है कि सी माउंट्स पे भी बनते हैं। इसको डार्विन ने इसको रिजेक्ट नहीं किया है कि सी माउंट्स पे नहीं बन सकते हैं। इसने बोला है कि ये एक कारण होता है बनने का। सी माउंट्स वाली बातों को भी माना जाता है। लास्टली हर चीज का कंक्लूजन यही निकलता है कि हाँ भाई, बहुत जगह पे आपकी वजह से भी है, बहुत जगह पे आपकी वजह से भी है। तो जितने भी पैसिफिक ओशन में बहुत जगह देखे गए हैं कि सी माउंट्स और जियोट्स, जियोट्स जानते हो ना, जियोट्स का फ्लैट सरफेस होता है, तो जियोट्स पे भी बनते हैं कोरल रीफ। तो सी माउंट्स और जियोट्स पे भी बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको कभी भी गलत मत मानना, कहीं स्टेटमेंट आ जाएगा तो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूँ, कंफ्यूजन 2018 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछी थी, उसने 99% स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया और बहुत लोग उसको गलत करके आए थे। शंकर आईएएस में एक चैप्टर है कोरल रीफ का, उसमें एक लाइन दिया हुआ, शंकर आईएएस इज नोन फॉर इकोलॉजी एनवायरमेंट। तो एक तरह से समझ लो कि सारे बच्चों के हाथ में होती है वो। ठीक है, कल आप तैयारी करने में एडवांस हो जाओगे तो आप भी जाकर शंकर आईएएस खरीद के लाओगे। ठीक है, तो उसमें एक लाइन दी हुई है अबाउट द कोल्ड कोरल्स, कोल्ड वाटर कोरल्स। तो उसमें एक लाइन दी हुई है कि हायर लेटीट्यूड्स के जो वाटर होते हैं वहां भी अंदर में, पानी के बहुत अंदर ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ कोरल्स हैं। ठीक है, एक लाइन दी हुई है, लेकिन वो कोरल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल्स हैं। ये वाले कोरल रीफ नहीं है जिनके बारे में हम एक्यूरेटली जानते हैं, और उस पर अभी रिसर्च भी चल रहा है कि हाउ दे आर, ये कोरल्स ही हैं कि कुछ और हैं। तो अगर यूपीएससी बोले कि द कोरल्स आर फाउंड ओनली इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, यू हैव टू से यस। और ये उस लाइन के हिसाब से मैक्सिमम बच्चे ने मारा, उसको गलत किया, स्टेटमेंट सही नहीं है, और इसकी वजह से सबका गलत हुआ। यूपीएससी में जब अपना आंसर रिलीज किया तो उसमें भी यही रिलीज किया कि हाँ ये सही है स्टेटमेंट। समझ में आ रही बातें? और सब लोग शंकर इसके, शंकर इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, सारा अपना थियरी देते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड कोरल्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसके ऊपर अभी हम सोच रहे हैं कि क्या है, कोरल है कि क्या है। कोरल रीफ मतलब यही होता है, ट्रॉपिकल की बात करते हैं हम। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना उससे कभी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कोरल रीफ का कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंस। सबसे पहला, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है इसकी, ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। ओशन का रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि कई जगह पे बुक्स में यह लिखा हुआ है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उससे कहीं ज्यादा बायोडाइवर्स कोरल रीफ इकोसिस्टम होता है। तो अर्थ का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन जो है वो कोरल रीफ है। अब इसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि 2018 में यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ओवर अर्थ। उसमें एक था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरा भी था कोरल रीफ। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मार के आए थे, बहुत सारे बच्चे कोरल रीफ भी मार के आए थे। जनरली बहुत सारे बुक में आपको लिखा होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द मोस्ट डाइवर्स रीजन ओवर द अर्थ, लेकिन वहां जो है कॉन्टिनेंट के केस में लिखा होता है। पूरे अगर अर्थ पे देखोगे तो मोस्ट डाइवर्स कोरल रीफ होता है। इनिशियली यूपीपीसीएस ने उसका आंसर दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन बाद में लड़कों ने जब चैलेंज किया कि एक्चुअल में ये कोरल होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा डाइवर्स कोरल रीफ होता है इकोसिस्टम, तो बाद में यूपीएससी ने दोनों को सही माना। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में दिए होते हैं तो वहां वो कोरल्स की बात नहीं करते हैं। जब कोरल्स को ही हम कंसीडर करेंगे तो कोरल रीफ्स आर द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम ओवर द अर्थ, और यूपीपीसीएस ने उसको रिव्यू करके आंसर निकाला और उसमें कोरल्स को भी आंसर सही माना। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए अब कोरल्स थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर का हो जाता है, तो वो लोग जो है जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज दिस इज द मोस्ट डाइवर्स रीजन ओवर द अर्थ। यहां देखोगे तो जो कोरल्स के जो लेफ्ट आउट कॉलोनीज होते हैं, जहां कोरल्स मर गए, तो वहां पे होल्स बन जाते हैं, और उस होल्स में जैसे ऐसे टाइप के आपको होल्स बन जाएंगे, सॉरी, इस तरह के होल्स बन जाते हैं। ये होल्स जो है वो हैबिटेट
का काम करता है बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स को। तो सो मेनी मैरीन फिशेस, सो मेनी मैरीन वॉर्म्स, सो मेनी मैरीन रेप्टाइल्स, ये सब इसके अंदर जो है घर बना के रहते हैं। तो कोरल्स को अगर आप देखोगे ना, तो एक बिल्कुल जैसे हमारा दिल्ली बॉम्बे एक टाउन होता है जिसपे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिजिएस्ट सिटी है, उस तरह से ओशन के अंदर ये कोरल्स है। सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में है, एक साथ रह रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द कोरल रीफ इकोसिस्टम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ओवर द अर्थ, राइट। प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन, दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है। कोरल रीफ जहां होता है तो वो जो बैरियर का काम करता है वो केवल नाव जहाज के लिए ही नहीं करता है। उधर से कोई अगर स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रहा है, सुनामी आ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से सी सर्ज आ रहा है, तो वो सब आके कोरल बैरियर रीफ पे टूट जाते हैं और वहां से उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो दे प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन, कोरल रीफ इकोसिस्टम प्रोटेक्ट कोस्ट लाइंस। समझ में आ रही बात है। पोज ऑब्स्ट्रक्शन टू नेविगेशन, आपको पता ही है ये दोनों हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली बैरियर रीफ की बात कर रहे हैं, बैरियर रीफ की बात कर रहे हैं। प्रोमोट्स टूरिज्म, ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। स्क्यूबा डाइविंग लोग करते हैं, मोस्टली किसके लिए करते हैं, कोरल्स के लिए करते हैं। तो ये सब मलेशिया, आपको मालदीव्स, इन सब में जाओगे तो बहुत सारा स्क्यूबा डाइविंग टूरिज्म का वहां पे पॉपुलैरिटी है। लोग जो है जाते हैं वहां पे, पूरे वर्ल्ड से आते हैं वहां पे टूरिज्म करने के लिए मालदीव्स में। वाई? बिकॉज देयर इज कोरल्स इन मालदीव्स। पानी के अंदर आपको ले जाएगा डाइवर्स पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और आपको एकदम रंग बिरंगा एक दुनिया आपको दिखाएगा। तो दैट इज प्रोमोट्स टूरिज्म। ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ये सब कंट्रीज कमाते हैं इस प्रोमोट कोरल टूरिज्म से। इसको स्पेशल टूरिज्म ही बोलते हैं, कोरल टूरिज्म। प्रोमोट्स फिशिंग एंड दस फूड सिक्योरिटी। जो भी कोस्टल रीजन है जहां पे कि कोरल्स पाए जाते हैं, वहां पे फिशिंग बहुत डेवलप्ड होती है, क्योंकि ये जो कोरल रीजन होता है वहां ह्यूज अमाउंट ऑफ फिश आती हैं और सारे फिश को ये लोग टांग लेते हैं। तो दिस इज कोरल। फिर मेडिसिनल सिग्निफिकेंस भी इसका काफी होता है, मतलब बहुत सारे मेडिसिन में यहां से एक्सट्रैक्ट किए हुए ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं। और लास्ट, डेकोरेटिव स्टोन्स भी यहां पे काफी मिलते हैं। ये सब जो आप देखते हो मूंगा, कई तरह से स्टोन्स होते हैं, ये सब कोरल से निकाले हुए स्टोन्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सुंदर सुंदर कलरफुल स्टोन्स मिलेंगे जो हम अंगूठी के रूप में, अपने नेकलेस के यूज में, बहुत सारे यूज में किए जाते हैं। तो दीज आर मोस्ट डेकोरेटिव स्टोन्स। तो ये हमारे बेसिक सिग्निफिकेंस हो गए कोरल रीफ के। क्लियर रहेगा। अब चलो हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की, कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग? सफाई, यही होता है ना, सफाई, व्हाइटनिंग। तो इसी को ब्लीचिंग का मतलब होता है व्हाइटनिंग। कोरल्स जो होता है वो दिखता कैसा है, कलरफुल, ह्यूज अमाउंट ऑफ कलर्स आपको दिखेंगे, राइट। और वो कलर्स कौन प्रोवाइड करता है, एल्गी। किसी कारण से ये एल्गी यहां से एलिमिनेट कर दिए जाए, या कोरल मर जाए और उसकी वजह से एल्गी खत्म हो गया, दोनों ही केस में इधर कोरल्स विल डाई देन एल्गी विल डाई। नहीं, इसके ऊपर दूसरा उसका जनरेशन आ जाता है ना, तो यहां पे थोड़ी एल्गी होगी। तो इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन होता है, तो इसलिए यहां पे एल्गी नहीं हो पाती है। और एल्गी जो है अटैच्ड होती है कोरल से। समझ में आ रही है। कोरल मरने के बाद धीरे धीरे, तो बेसिकली जो ब्लीचिंग बोलते हैं वो एल्गी के मरने को बोलते हैं मोस्टली। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जब एल्गी मर गई तो ये कोरल जो है अब बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखने लगता है। नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, मतलब समझ लो ग्रे कलर का दिखने लगता है। तो वो ग्रे कलर का जब कोरल दिखने लगता है, इसका मतलब होता है कि ये डेड कोरल्स हैं, दे आर नॉट लाइव कोरल्स। वेयर देयर इज अ लाइव कोरल्स देयर विल बी एल्गी। तो इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ये कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ कोरल इकोसिस्टम। कोरल इकोसिस्टम यहां से डिग्रेड हो जाता है पूरी तरह से। यहां बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है। इनको जो एल्गी बोलते हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाता है जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स को खाते हैं फिशेस, फिशेस को खाते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को खाते हैं बड़े फिशेस। और इस तरह से ये पूरा एरिया जो है एक दूसरे के फूड चेन पर डिपेंडेंट होता है। एक भी इधर से गड़बड़ाया, पूरा फूड चेन खत्म हो गया। तो कोरल ब्लीचिंग यानी कि दिस एलिमिनेशन ऑफ एल्गी, द व्हाइटनिंग ऑफ कोरल बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ एल्गी, दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। अब कौन कौन से कारण होते हैं कोरल ब्लीचिंग के, और कोरल ब्लीचिंग के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। कोरल ब्लीचिंग इज अ टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। आप देखोगे अगर, तो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग। ये सब जो इंडियन ओशन में जो कोरल रीफ्स हैं वो सारे डिग्रेड हो रहे हैं, एक्सटेंसिवली डिग्रेडेशन हो रहा है कोरल रीफ्स का। तो इन सबको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं कंबाइंड रूप से। क्लियर है। अब कोरल ब्लीचिंग का इंटेंसिटी देख लेते हैं, फिर हम लोग फैक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या कारण होता है। एक प्रोफेसर विल्किंसन है, ठीक है। प्रोफेसर विल्किंसन जो थे, जितने भी रीफ का डिग्रेडेशन हुआ उसको स्टडी किया उन्होंने। ही स्टडीड द कोरल ब्लीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड।
and on the basis of his study he divided the level of bleaching or level of or intensity of bleaching into 4 लेवल उन्होंने डिस्क्राइब किया। एक को बोला उन्होंने कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग, कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है बहुत ज्यादा, हाईली डिजास्टरस। कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग वहां बोलते हैं जहां 95% ऑफ द कोरल अफेक्टेड हुआ, मर गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बहरीन में मिलेगा, मालदीव्स में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा। इन सब रीजन्स में कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग हुई है इन द लास्ट 50 to 100 ईयर्स। समझ में आ रही बात है। सेकंड इन्होंने बोला सीवियर ब्लीचिंग। सीवियर ब्लीचिंग मतलब 50 to 70% कोरल्स डाइड, तो ये सीवियर ब्लीचिंग हो गया। ये कहां कहां पे? थाईलैंड में, जापान में, वियतनाम में इनको मिला। फिर तीसरा इन्होंने लेवल बनाया मॉडरेट ब्लीचिंग, जिसमें कि 20 से 50% ऑफ कोरल मर गए। ये आपको वर्ल्ड में बहुत जगह पे मिला, तो इसलिए यहां पे एग्जांपल क्या लिखोगे, हर जगह आपको इतना तो रहता ही है। और लेकिन इसकी खासियत क्या होती है कि जो कोरल्स होते हैं वो रिप्लेनिश कर जाते हैं। अगर इतना इनका डिग्रेडेशन हुआ तो धीरे धीरे दे कैन रिप्लेनिश, बट इन दीज 2 केसेस दे कांट रिप्लेनिश। और चौथा होता है इनसिग्निफिकेंट ब्लीचिंग, जो लेस देन 20% हुआ, जो कि नेचुरल माने जाते हैं कि इतना तो होता ही है। 20% डिग्रेड होता है, फिर उसको रिप्लेनिश करता है, डिग्रेड होता है, रिप्लेनिश करता है। तो दिस आर द 4 लेवल्स ऑफ और 4 इंटेंसिटी ऑफ कोरल ब्लीचिंग्स एज गिवन बाय व्हाट? प्रोफेसर विल्किंसन। तो प्रोफेसर विल्किंसन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कुछ पूछता है कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड, या पूछ देता है कि हाँ आप एक्सटेंट ऑफ ब्लीचिंग आप बताइए, बहुत सारे वर्ड्स यूपीएससी यूज कर देती है जहां हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि लिखे क्या इसमें, लिख देगा कोरल ब्लीचिंग इज क्वाइट इंटेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउएवर देयर इज वेरिएशन, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ये वेरिएशन हो गया, कहीं कहीं पे जो है कैटास्ट्रोफिक है, कहीं कहीं पे सीवियर है, कहीं कहीं पे मॉडरेट है, कहीं कहीं पे इनसिग्निफिकेंट है। तो दिस इज द वेरिएशन। वहां तुम अगर ऐसा लिख दे रहे हो कि ये 4 भाग में हम बांट दिए, तो लगेगा कि भाई डेप्थ ऑफ स्टडी है इसका। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये सारी चीजें जो है एक बार ये कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ ब्लीचिंग। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग। किन किन कारणों से कोरल ब्लीचिंग होता है? मेजरली आप 4 फैक्टर्स में बांट सकते हो, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स। इन 4 फैक्टर्स में बांट दो, राइट। एटमॉस्फेरिक फैक्टर में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो। ग्लोबल वार्मिंग, अगर कहीं का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया नॉर्मल से, तो देयर विल बी अ ह्यूज कोरल, सीवियर कोरल ब्लीचिंग। समझ में आ रही बात है? इवन 1 डिग्री राइज, और ये 1 डिग्री राइज डज नॉट मीन कि किसी दिन 1 डिग्री राइज हो गया तो सारे कोरल्स, यहां हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, याद रखना। तो लॉन्ग टर्म में अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो ये कोरल ब्लीचिंग पूरा होने लगेगा। फिर एल नीनो। एल नीनो हम बात करेंगे अभी जब मॉनसून की बात करेंगे। एल नीनो करंट होता है एक वार्म ओशन करंट होता है, जो कि पेरू के कोस्ट पे पाया जाता है। तो ये एल नीनो जो करंट होता है वो केवल पेरू पे नहीं होता है, एक्चुअल में अगर इसकी इंपैक्ट देखोगे तो इंटायर पैसिफिक ओशन जो है वार्म अप हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन इज इंक्रीज्ड, एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन? ग्लोबल वार्मिंग वाला इंपैक्ट, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर मेजरली होता है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होता है। इसके अंदर और भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड होगा। जैसे इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स बढ़ गया, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। माने जितने भी डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और इसकी वजह से। केमिकल फैक्टर्स, जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स का मतलब होता है कि आप केमिकल पॉल्यूशन, किसी तरह से अगर कोरल्स को या एल्गी को एक्सपोजर हुआ केमिकल पोल्यूशन से, तो दिस इज कॉल्ड जेनोबायोटिक्स। जेनोबायोटिक्स इज अ टर्म यूज्ड फॉर एक्सपोजर ऑफ कोरल्स और एल्गी टू द केमिकल पोल्यूशन। अब किस तरह का केमिकल पोल्यूशन होते हैं ओशंस में? ऑयल स्पिल होता है। ऑयल स्पिल का नाम सुना हो आपने? जैसे बहुत सारे टैंकर्स जो होते हैं ओशंस में, वो ऑयल्स कैरी करते हैं, क्रूड ऑयल्स कैरी करते हैं। कई बार क्या होता है कि उनका अपना स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से लीकेज हो जाता है। कई बार 2 शिप्स लड़ जाते हैं, उसकी वजह से ये हो जाता है। अभी चेन्नई में ऑयल स्पिल्स देखा गया था, मुंबई में आज से 6-7 साल पहले ऑयल 8-9 साल पहले ऑयल स्पिल्स हुआ था, मैसिव ऑयल स्पिल। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं वहां के कोरल्स। तो इसकी वजह से ये क्या होता है? केमिकल फैक्टर होता है, जेनोबायोटिक्स होता है। उसी तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कोस्टल रीजन्स में डेवलप्ड होते हैं, तो वो भी अपने सारे जो पॉल्यूशंस जो डिस्चार्ज करते हैं ओशन में, तो उसकी वजह से भी ये जेनोबायोटिक्स होता है। तो दिस जेनोबायोटिक्स। तीसरा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं इपीजूटिक्स। Epizootics is the development of certain pathogens that causes the spread of disease to the corals.
तो कोरल्स के बहुत सारे डिजीज होते हैं, व्हाइट बैंड डिजीज, ब्लैक बैंड डिजीज, कोरल प्लेग, ऑल दीज आर डिजीज बिकॉज ऑफ इपिजूटिक्स। इपिजूटिक्स क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेंस। सर्टेन पैथोजेंस होते हैं जो कोरल्स को लग जाते हैं, पूरा कॉलोनी का कॉलोनी तबाह हो जाता है उस प्लेग की वजह से, कोरल प्लेग की वजह से, व्हाइट बैंड और ब्लैक बैंड डिजीज की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है? कोरल व्हाइट बैंड, ब्लैक बैंड, वो उसी को बोलते हैं ना, पूरा एल्गी खत्म हो जाता है तो पूरा एकदम व्हाइट और ब्लैक हो जाता है पूरी तरह से, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। और चौथा होता है लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर मतलब कि उस रीजन में, जैसे सपोज मैरिन सिल्टेशन, बहुत ज्यादा सिल्टेशन अगर मैरिन का हो रहा है तो उसकी वजह से कोरल्स खत्म हो जाएंगे, कोरल्स बड़ी हो जाते हैं सिल्टेशन की वजह से। उसके बाद होता है ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग। अब कोरल्स का जैसे हमने बताया कि लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोरल रीफ वाला रीजन, लेकिन लोग कई बार ओवर फिशिंग करने लगते हैं। ओवर फिशिंग करने के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव फिशिंग करने लगते हैं। जैसे एक ब्लास्ट फिशिंग होती है, क्या करते हैं फिशर सब जाएंगे और कोरल के पास बम रख देंगे, बम फटेगा तो सारी मछलियां भाग के बाहर आएंगे, उसको टांग लेंगे नेट में। तो सच काइंड ऑफ अनसस्टेनेबल practices are done by the fishermen and this is the reason that there is a bleaching of the corals। ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन लोग कर रहे हैं अभी वहां पे, ठीक है। माइनिंग ऑफ कोरल्स फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं, संगमरमर को यूज करते हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो आप कोस्टल रीजन्स में लोग कोरल्स को ना कोड़ रहे हैं आजकल, उसकी माइनिंग कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है वो इलीगल स्मगलिंग होता है, कुछ जगह पे लीगल होता है और कुछ जगह पे इलीगल होता है। और चौथा होता है कलेक्शन ऑफ रेयर कोरल स्पेसीज। ये एक तरह का एनिमल पायरेसी हो गई। कुछ स्पेसीज कोरल के होते हैं वो काफी रेयर होते हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं, तो उनका स्मगलिंग होता है, तो उस स्मगलर्स की वजह से वो भी कोरल रीफ का इकोसिस्टम सब खराब हो रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोरल ब्लीचिंग। समझ में आ रही बात है? समझ के क्लियर रहेगा क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आप इसको बांट कैसे ही लिखना, ठीक। अब कॉन्सिक्वेंस इसके क्या हो रहे हैं? कोरल ब्लीचिंग जो है हो रही है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब भी आपको कॉन्सिक्वेंस लिखने के आए, कोई भी चीजें के खराब होने का कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम, तो आप ये सोचो कि उस चीज के होने से हमें फायदा क्या था। तो जो हमें फायदा था वो अब नहीं मिलेगा, तो वही उसका दुष्परिणाम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको बांट सकते हो इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में और किस कॉन्सिक्वेंसेस में? सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में। तो सबसे पहली बात कि ब्लीचिंग की वजह से जो ग्रोथ रेट और रिप्रोडक्शन होता है कोरल्स का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू द कोरल डिजीजेस। जितने भी कोरल डिजीज होते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू ऑल दिस थिंग्स। लॉस ऑफ डिपेंडेंट स्पेसीज। लॉस ऑफ डिपेंडेंट स्पेसीज मतलब कि बहुत सारे स्पेसीज होते हैं जो कोरल्स पे डिपेंड होते हैं, उस एल्गी पे डिपेंड होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं। आप केवल कोरल को एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, कोरल के साथ साथ आप सारे स्पेसीज को एलिमिनेट कर रहे हो विच इज डिपेंडिंग ऑन दैट इकोसिस्टम। चौथा होता है इम्बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल। ये क्या होता है? जो ये एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रतिक्रिया में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा होता है। तो कार्बन सिंक का वो लोग काम करते हैं। इन दैट वे कार्बन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिसॉल्व्ड इन द ओशन वाटर। तो व्हेन द कोरल्स आर डाइंग, दिस एल्गी आर एलिमिनेटेड, तो कार्बन साइकिल इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो इस तरह से कार्बन साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है। फूड स्कार्सिटी फॉर मैरीन बर्ड्स। बहुत सारे मैरीन बर्ड्स होती हैं जो फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और ये फिशेस जनरली कहां होते हैं? कोरल रीजन्स में। तो कोरल रीजन्स में जो अपना उनका ऊपर अंदर का इकोसिस्टम है वो तो है ही, जो मैरीन बर्ड्स होती हैं वो भी डिपेंडेंट होती हैं। तो ये मैरीन बर्ड्स भी अब आती हैं वहां पे, तो उन्हें अपना खाना नहीं मिलता है और वो भी मर जा रही हैं। तो इस तरह के जो है इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आप इसका देख लो। तो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में आपका हो जाएंगे लॉस ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स। जो कोरल रीफ हमें एक सिग्निफिकेंस था कि फिशिंग ग्राउंड देता था, वो अब हमें नहीं मिल रहा है ब्लीचिंग की वजह से। सेटबैक टू लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। जो कोस्टल कम्युनिटीज के लोग होते हैं वो बहुत तरीके से उनकी लाइवलीहुड चलती थी ये कोरल्स की वजह से, चाहे वो फिशिंग से हो, चाहे वो वहां के जो छोटे छोटे स्टोन्स हो उसको कलेक्ट करके वो बेचते हो, डेकोरेटिव स्टोन्स को, या फिर आपको वो टूरिज्म के थ्रू हो, टूरिस्ट आते होंगे उनको तो उस पैसा मिलता होगा। ऑल दिस थिंग्स गड़बड़ हो रही है। लॉस ऑफ एस्थेटिक अपील एसोसिएटेड विद द कोरल टूरिज्म। कोरल टूरिज्म जो इतना प्रोमोटेड होता था, जो एस्थेटिक अपील होती थी कोरल टूरिज्म से, वो भी लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेव्स एंड टूरिज्म, और लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यूज ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। बहुत सारे कोस्टल कम्युनिटीज होते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं कोस्टल्स, उनकी एक जो है ट्रेडिशनली वो कनेक्टेड होते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम से। ये आप पढ़ेंगे जब कल्चरल इकोलॉजिकल कल्चर में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं नेचुरल स्पेसीज के साथ कनेक्टेड होती हैं।
राइट उनको सेक्रेड मानती हैं, सेक्रेड ग्रुप्स का कंसेप्ट वहीं से आता है, सेक्रेड लेक का कंसेप्ट वहीं से आता है। तो ये सब चीज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जो है ये आपका कोरल कम्युनिटीज जो है, उधर की जो कम्युनिटीज है कोस्टल कम्युनिटीज, वो भी कोरल से अटैच्ड होती हैं, तो उनके लिए भी एक लॉस होता है। दिस इज सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत इसमें? कुछ ऐसा तो पॉइंट है नहीं जो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोरल रीफ्स। समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ओशन डिपॉजिट्स की। कोरल्स में इससे अब बाहर का मतलब कोई ये नहीं है, जब तक कि आप न्यूज में कुछ नहीं आया तो आप न्यूज को ट्रैक करते रहो कोरल से रिलेटेड। अदरवाइज जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो यही है कोरल रीफ के बारे में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ओशन डिपॉजिट्स की। ओशन के फिजियोग्राफी तो आप जान चुके हैं अब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, बाइसल प्लेन होता है, राइज होता है, ट्रेंच होता है, ऑल दिस थिंग्स यू नो, राइट। अब ये सोचो कि ओशन के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं तो आर दे बेयर रॉक्स? डू यू थिंक दैट दे आर बेयर रॉक्स? बेयर रॉक्स मतलब कि एकदम सीधा ये आपका रॉक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है इसके ऊपर थिक डिपॉजिट्स होता है, एक लेयर होता है जो थिक डिपोजिशन ऑफ वेरी स्मॉल एंड मीडियम सेडिमेंट्स, लार्ज स्मॉल मीडियम सब मिला हुआ सेडिमेंट्स होते हैं इसके ऊपर। ये सेडिमेंट्स जो है पूरे जगह फैले होते हैं, पूरे ओशन पे ये सेडिमेंट्स फैले होते हैं, और ये सेडिमेंट्स के अंदर स्टार्ट होता है एक्चुअल में जो रॉक, जिससे पूरा सरफेस बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे लैंड पे पहले क्या मिलता है आपको? सॉइल मिलता है, सॉइल के अंदर से फिर आपको रॉक स्टार्ट होता है। सॉइल के भी अंदर जाओगे आप तो पहले छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे रॉक्स के, उसके नीचे जाओगे तब जाके आपको पेरेंट रॉक मिलेगा। ऐसा जनरली होता है। तो सेम कंडीशंस ओशंस में भी होते हैं। पहले आपको फाइनर डिपॉजिट्स मिलेंगे, फाइनर डिपॉजिट्स के अंदर जाओगे तो बड़े बड़े डिपॉजिट्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको एक्चुअल रॉक स्टार्ट होगा जिससे ओशन बना हुआ है। तो अभी हम लोग जो डिपॉजिट्स पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल रॉक्स के ऊपर कैसे डिपॉजिट्स होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ओशन डिपॉजिट्स होते क्या हैं। तो ओशन डिपॉजिट्स आर बेसिकली द सेडिमेंट्स दैट आर लेइंग ओवर द ओशन बॉटम और ओशन सरफेस वाटर नहीं, बॉटम ऑफ द ओशन, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेरी अनकंसोलिडेटेड लूजली कंसोलिडेटेड फॉर्म्स में वो फैले होते हैं। कहीं पे मड मिलेगा, कहीं पे सैंड मिलेगा, कहीं पे सिल्ट मिलेगा, कहीं पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स काफी मिलेंगे उसके अंदर। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके ओशन के सेडिमेंट्स। और इसी सेडिमेंट्स में, इन्हीं सेडिमेंट्स में कई बार जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स दब के डिकम्पोज होके और क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम। समझ में आ रही बात है? तो पेट्रोलियम वगैरह जो भी मिलती हैं वो इन्हीं सेडिमेंट्स के अंदर में मिलते हैं। समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो अब हम बात करते हैं कि ओशन डिपॉजिट्स कितने तरह का होता है और इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस रीजन्स में किस तरह का डिपॉजिट्स मिलता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कैसा मिलता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे कैसा मिलता है, एबाइसल प्लेन्स पे कैसा मिलता है, डीप ट्रेंचेस में किस तरह के मिलते हैं। ये सारी बातें हम अभी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिपॉजिट्स के बारे में क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कितने भाग में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरह के डिपॉजिट्स हैं। अब क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो कि ऑन द बेस ऑफ लोकेशन आप क्लासिफाई कर लो कि सेल्फ पे क्या मिलेगा, स्लोप पे क्या मिलेगा, एबाइसल प्लेन पे क्या मिलेगा, ट्रेंचेज में क्या मिलेंगे। दूसरा तरीका होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि कोई सेडिमेंट्स जो है कैसे बना है, कितने तरह के ओरिजिन है सेडिमेंट्स के। तो हम बेस्ड ऑन ओरिजिन पे देखते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपलिस्टिक है। आप अगर इसके थ्रू जाओगे लोकेशन के तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि एक सेल्फ पे कई ओरिजिन के सेडिमेंट्स मिलेंगे, तो हर चीज पे आप मल्टीपल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो बेस्ट और सिंपलेस्ट जो होता है इसके लिए, जीएस के लिए, वो आपको बेस्ड ऑन ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन मतलब कि कैसे बना है सेडिमेंट। तो एक होता है टेरिजेनस, एक होता है बायोजेनस, एक होता है हाइड्रोजेनस, एक होता है कॉस्मोजेनस, एक होता है लिथोजेनस, एक होता है वोल्केनिक डिपॉजिट्स। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि ये टेरिजेनस डिपॉजिट्स जो है कैसे बना होगा। इसको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। लैंड से बोलो, कंटिनेंट से। हाँ हाँ, ये टेरिजेनस डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं ओशन के अंदर जो लैंड के रॉक्स थे, रिवर्स और सी वेव्स द्वारा वहां पहुंचे हैं। दे आर नॉट because of the weathering of the rocks of the ocean. They have been transported there, they have been deposited there by the rivers and sea waves. So their origin is continent, terrain, continent या terrestrial.
तो कोई भी ऐसे टर्म्स होगा टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट या टेरिजेनस डिपॉजिट्स, तो ऑल दोज डिपॉजिट्स विच हैव देयर ओरिजिन ओवर द लैंड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर थ्रू द रिवर्स एंड सी वेव्स, तो दीज आर द टेरिजेनस डिपॉजिट्स। टेरिजेनस डिपॉजिट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े कॉबल्स, बोल्डर्स, पेबल्स, ये सब होते हैं जो हमने बात करी थी, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑल दिस थिंग्स इसके अंदर आते हैं टेरिजेनस डिपॉजिट्स में। और ये टेरिजेनस डिपॉजिट्स ओशन के अंदर मैक्सिमम कहां तक होगा आप बताओ, ये हमने डिस्कस कर लिया है, राइज तक, कॉन्टिनेंटल राइज तक। कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे मिलेगा, स्लोप पे मिलेगा, राइज पे मिलेगा। हमने बात करी थी बॉटम टोपोग्राफी वाले में कि यहां तक कॉन्टिनेंट के सेडिमेंट्स मिलते हैं, ओशन फ्लोर पे कोई भी कॉन्टिनेंट के सेडिमेंट्स नहीं मिलते हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया आपको। तो इसको टेरिजेनस बोलते हैं। टेरिजेनस डिपॉजिट्स जो होते हैं पूरे डिपॉजिट्स का लगभग 24% होते हैं, अराउंड 24% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स होते हैं। ये समझ में आ रही बात है? तो दिस इज टेरिजेनस डिपॉजिट्स। फिर हम बात करते हैं बायोजेनस डिपॉजिट। बायोजेनस क्या कहलाएगा? यस, बायोलॉजिकल, यानी कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स के मर के डिकम्पोज हो जाने के वजह से जो डिपॉजिट्स बनते हैं वो बायोजेनस डिपॉजिट्स कहलाते हैं, राइट। बायोजेनस डिपॉजिट्स अब कई तरह के आपको मिलेंगे। अभी बायोजेनस डिपॉजिट्स को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा जो है यही है, बायोजेनस डिपॉजिट्स है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अराउंड 75% जो डिपॉजिट्स होता है वो बायोजेनस होता है। अराउंड 75% ऑफ डिपॉजिट्स आर बायोजेनस, राइट। फिर ये हाइड्रोजेनस क्या होगा? नहीं, वो अलग होगा, वो लिथोजेनस होगा, ठीक है। हाइड्रोजेनस होता है प्रेसिपिटेट्स दैट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द वाटर। पानी जो है, जैसे मान लो कि वाटर जो है फ्रीज हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो रिलीज करता है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं पानी में। तो कई बार वाटर जो है इवेपोरेट होके या फ्रीज करके दे लेफ्ट सर्टेन डिपॉजिट्स व्हिच कुड नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द ओशन वाटर एंड दैट बिकम द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो दे आर एक्चुअली अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ द ओशन, तो वो हाइड्रोजेनस डिपॉजिट बोलते हैं। और ये कहां से ये मिलते हैं? ये ओशन के वाटर से मिलते हैं। तो दीज आर हाइड्रोजेनस डिपॉजिट्स, द प्रेसिपिटेट्स दैट हैव फॉर्म फ्रॉम द वाटर ऑफ द ओशन। तो इससे हाइड्रोजेनस बोलते हैं। ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंस होता है क्योंकि ये 0.1% मात्र होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक। फिर आता है कॉस्मोजेनस डिपॉजिट्स। कॉस्मोजेनस क्या होगा? यस, एग्जैक्टली। मेटियोर्स जो होते हैं ना, मेटियोर्स अगर कभी धरती पे गिरे और गिर के ओशन में गिरे तो ओशन में जाके जब वो डिपॉजिट होंगे तो उनको हम कॉस्मोजेनस बोलते हैं। तो ये भी अराउंड 0.1% ही होंगे, ठीक है। फिर आपका आता है लिथोजेनस डिपॉजिट्स। लिथोजेनस क्या होता है? हाँ, ओशन के अपने रॉक्स के वेदरिंग की वजह से जो डिपॉजिट्स हो गए वो कहलाएंगे लिथोजेनस, राइट। ये अराउंड 0.5% होता है, ठीक है। और वोल्केनिक डिपॉजिट्स क्या होंगे? जो भी वोल्केनिज्म से सेडिमेंट्स बन रहे हैं, ऐश जो भी बनता है, ये सब जो है नीचे जाके बैठ जाता है, तो इसको बोलते हैं वोल्केनिक डिपॉजिट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 0.3% हो जाएगा। तो दिस इज 100%, समझे? तो इस तरह के ये डिपॉजिट्स होते हैं, इतने तरह के। ये टेरिजेनस डिपॉजिट्स में तो आपको पता ही है, सैंड, सिल्ट, क्ले, कॉबल्स, पेबल्स, बाउल्डर्स, ये सब टेरिजेनस डिपॉजिट्स होते हैं। टेरिजेनस डिपॉजिट्स कहां तक होंगे? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज तक, उसके बाहर नहीं होंगे। हाइड्रोजेनस डिपॉजिट्स जो है वो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, बट मोस्टली कॉन्टिनेंटल एबाइसल प्लेन पे पाए जाते हैं। कॉस्मोजेनस भी डिपॉजिट्स मोस्टली वहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये सब कहीं भी पाए जा सकते हैं, इनका कोई ये नहीं है कि यहीं पाए जाएंगे। वोल्केनिक डिपॉजिट्स मोस्टली कहां पाए जाते हैं? ओशन फ्लोर पे पाए जाते हैं, क्योंकि सी माउंट, सी हिल सब कहां है? सब ओशन फ्लोर पे हैं, एबाइसल प्लेन पे हैं। दीज आर द 5-6 ये टाइप्स ऑफ द ओशन डिपॉजिट्स। क्लियर है? लिखना है क्या? वैसे ये मिल जाएगा आपको, आज मैं सबको भेज दूंगा, वो सर को मैंने कुछ भेज दिया है। कितने लेक्चर तक आपको मिल चुका है? नहीं, एग्जैक्ट बताओ कितने का मिल चुका है? 12। वैसे मैं पूरा भेज दूंगा उनको, लेकिन 12 का मिल जाए तो सबसे पहले मैं 13 से लेके और अभी तक जितना हुआ है 25, उसको मैं आज भेज देता हूं, और उसके बाद 1 से लेकर 12 तक सर को भेज दूंगा, मैं आप लोग को भेज देंगे वो आज। अब हम बात करते हैं एक बार टेरिजेनस डिपॉजिट्स की। तो हमने बात कर ली मोस्टली टेरिजेनस डिपॉजिट, बता दिया कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, राइज पे होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेल्फ पे, स्लोप पे, राइज पे किस तरह का होता है, ठीक है। सेल्फ पे जो डिपॉजिट्स होंगे वो मोस्टली होंगे आपको कौन कौन से? कोर्सर,
कोर्सर यानी जो थोड़ा बड़े होंगे, जिसमें कि आपको कॉबल्स आएंगे, पेबल्स आएंगे, बाउल्डर्स आएंगे, ठीक है। बाउल्डर्स एक्चुअली मैक्सिमम टाइम में इंटर टाइडल जोन में ही रहते हैं, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो लैंड होता है ना, उसी में ज्यादातर होते हैं। इस पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मैक्सिमम आपको कॉबल्स एंड पेबल्स मिलते हैं, सैंड सिल्ट मिलते हैं, क्ले मिलता है, ये मैक्सिमम इस पे मिलते हैं। क्ले इनफैक्ट थोड़ा और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये इस पे जनरली आपको कोर्सर मटेरियल्स मिलेंगे, कोर्सर सेडिमेंट्स। ये स्लोप पे जनरली जो होते हैं फाइनर सेडिमेंट्स मिलते हैं, जो जनरली इन द फॉर्म ऑफ मड फ्लो करते हैं। मड किन किन चीजों से बनता है? तो क्ले फॉर प्लस ऑर्गेनिजम्स। क्ले और ऑर्गेनिजम्स जब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो इनको हम मड बोलते हैं, ठीक है। मड का मतलब ही यही होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म का फोसिल्स जो है, फोसिल्स मत बोलो उसको, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स बोलो। डिकम्पोज्ड मटेरियल्स जो होते हैं डेट्रिटस इनको बोलते हैं इकोलॉजी के भाषा में, और क्ले दोनों मिल जाए पानी के साथ तो मड कहलाता है। तो इस स्लोप पे जनरली आपको मड मिलेंगे। मड कई तरह के मिलेंगे, रेड मड मिलेंगे, ब्लू मड मिलेंगे, ग्रीन मड मिलेंगे। और ये जो रेड मड, ब्लू मड और ग्रीन मड होता है, ये रेड ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? तो जो केमिकल्स इसमें होते हैं, जैसे रेड मड किसकी वजह से होगा? आयरन कंपाउंड्स की वजह से मिले होंगे, ठीक। तो आयरन के ऑक्साइड्स होंगे अगर तो रेड मड मिलेगा, सल्फाइड्स ऑफ आयरन होंगे तो ब्लू मड मिलेगा, और सिलिकेट्स ऑफ आयरन या पोटेशियम होंगे तो ग्रीन मड मिलेगा। ये केमिकल्स होता है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। बस ये जानो कि ग्रीन मड, रेड मड, ब्लू मड ये सब जो है स्लोप पे मिलते हैं आपको, और दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द मड दैट गिव्स देम द रिस्पेक्टिव कलर। समझ में आ रही बात है? तो ये होता है। तो ये आपका इस तरह से आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे ये मिलते हैं। बाकी राइस पे तो वही सब मिलता है जो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे होता है, यहीं से फ्लो होकर यहां तक एक माउंड बना देता है, और ये हो जाता है कॉन्टिनेंटल राइस। समझ में आ रही बात है? अब बायोजेनस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बायोजेनस डिपोजिट्स बेसिकली तीन तरह का होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है कैलकेरियस, कैलकेरियस। दूसरा होता है सिलीसियस, सिलीसियस। और तीसरा होता है रेड क्ले। मड अलग बोला था, रेड क्ले मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक है। रेड मड इज फाउंड ओवर द स्लोप, रेड क्ले विल बी फाउंड ओवर द एबाइसल प्लेन एंड इन द ट्रेंचेज। रेड क्ले की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। कैलकेरियस, सिलीसियस और रेड क्ले, ये तीन तरह के डिपोजिट्स होते हैं। अब ये देखोगे तो 24% तो उसको मैंने बताया था, ठीक है। ये लगभग जो है 35% होता है, लगभग 35% ये होता है, ठीक है। ये लगभग जो है 29% होता है, और ये लगभग 10% होता है, ठीक है। दिस इज द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकेरियस उस डिपोजिट्स को बोलते हैं जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर देन 60%। such kind of deposits are called calcareous deposits. सिलीसियस उसको बोलते हैं जिसमें सिलिका ज्यादा है, सिलिका ऑक्साइड ज्यादा है, राइट। रेड क्ले उसको बोलते हैं जिसमें क्ले मटेरियल्स ज्यादा है, आयरन मटेरियल्स ज्यादा है, और प्लस क्ले प्लस सर्टेन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो डीप ओशन में पाए जाते हैं, बेंथिक रीजन में पाए जाते हैं, एकदम नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे मिलकर ये रेड क्ले बनता है, ठीक। कैलकेरियस भी दो तरह का होता है, एक होता है टेरोपोड, टेरोपोड, और दूसरा होता है ग्लोबिगेरिना, ग्लोबिगेरिना। टेरोपोड और ग्लोबिगेरिना ये दो तरह का होता है। सिलीसियस भी दो तरह का होता है, डाई एटम और रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन, डाई एटम एंड रेडियोलेरियन। देखो आपसे डायरेक्टली तो नहीं यूपीएससी में कभी पूछेगा कि आप बताओ सारे डिपोजिट्स, लेकिन आपको पीटी में एक स्टेटमेंट के टर्म में कभी डाई एटम कभी रेडियोलेरियन दे दिया, ये कर सकता है। तो कैलकेरियस डिपोजिट्स वो होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 60% से ज्यादा है, सिलीसियस वो है जिसमें सिलिका जो है 60% से ज्यादा है। कैलकेरियस भी दो तरह का होता है, टेरोपोड, ग्लोबिगेरिना, डाई एटम, रेडियोलेरियन। ये जो टेरोपोड, ग्लोबिगेरिना, डाई एटम और रेडियोलेरियन जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, दीज आर नेम ऑफ द वेरियस स्पेसीज ऑफ द ओशन।
ये जो डाई एटम होता है एक तरह का फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? दोज प्लांट्स विच आर फ्लोटिंग। प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्लोटिंग, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। वो मैरीन ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट किंगडम का है और वो फ्लोट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। जैसे एल्गी वगैरह सब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जू प्लैंक्टन कौन से होंगे? वो एनिमल स्पेसीज जो फ्लोट कर रहे हैं वो जू प्लैंक्टन्स कहलाएंगे। नेक्टॉन्स तो जानते ही हो, वो स्विमर्स को नेक्टॉन्स बोलते हैं, जैसे फिश हो गए। और बेंथोस भी जानते हो, बेंथोस जो बॉटम लिविंग है। बेंथोस में भी मोबाइल बेंथोस होता है, इमोबाइल बेंथोस होता है। जैसे कोरल इमोबाइल बेंथोस है, वो जहां जन्म लेगा वहीं पे वो मर जाएगा, लेकिन अपने जगह से नहीं हिलेगा। मोबाइल बेंथोस ऊपर चलते रहते हैं उसके बॉटम पे। तो ये होते हैं। तो डाई एटम इज अ काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। बिकॉज ऑफ इट दिस डाई एटम बायोजेनस डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड। रेडियोलेरियन इज अ जूप्लैंक्टन, ये एक जूप्लैंक्टन है। ये जो डाई एटम है वो हायर लैटिट्यूड्स में पाया जाता है, कोल्ड वाटर में पाया जाता है। रेडियोलेरियन जो है इक्वेटोरियल वाटर में पाया जाता है, वार्म वाटर में पाया जाता है। ठीक, तो इनकी वजह से जो डिपॉजिट्स बनते हैं वो सिलिशियस डिपॉजिट्स कहलाते हैं बायोजेनस के अंदर। फिर हमारा टेरोपोड और ग्लोबिगेरिना। टेरोपोड जो है वो भी एक तरह का एनिमल स्पीसीज है, ग्लोबिगेरिना भी एक तरह का एनिमल स्पीसीज है। और इन दोनों से जो बनते हैं वो आपका बायोजेनस कैलकेरियस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि ये लोग कैल्शियम सीक्रेट करते हैं अपने बॉडी से, ठीक है? तो इसकी वजह से ये लोग जो डिपॉजिट्स बनाते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। ये लोग सिलिका सीक्रेट करते हैं अपने बॉडी से, इसलिए ये जो बनाते हैं उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रही है? अब हाइट के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाए कि कितने डेप्थ के अकॉर्डिंग किस डेप्थ पे कौन सा मिलेगा, तो सबसे सैलो रीजन्स में मिलेगा टेरोपोड, सबसे ऊपर मिलेगा टेरोपोड। उसके बाद मिलेगा आपको ग्लोबिगेरिना, उसके बाद मिलेगा डाई एटम, उसके बाद मिलेगा रेडियोलेरियन, और सबसे नीचे मिलेगा रेड क्ले। तो आपको अगर डेप्थ के हिसाब से सजाना है तो सबसे ऊपर कौन होगा? टेरोपोड। टेरोपोड, ठीक है? एक सेकंड, ये वाटर है, ठीक है? सबसे ऊपर कौन मिलेगा? टेरोपोड। टेरोपोड ये 0 से लेके 2000 फीट पे आपको मिल जाएगा आसानी से। उसके नीचे कौन मिलेगा? ग्लोबिगेरिना। ये जो है 2000 फीट से आपको 4000 फीट पे मिल जाएगा आपको। उसके नीचे कौन मिलेगा? डाई एटम। ये जो है आपको 4000 फीट से 6000 फीट तक आपको मिल जाएगा। उसके नीचे कौन मिलेगा? रेडियोलेरियन। ये आपको 6000 से 12000 तक मिलेगा, ठीक है? और उसके नीचे कौन मिलेगा? रेड क्ले। ये आपको 12000 से लेके 24000 फीट तक मिलेगा। अब देखो, ये एक जनरल है। अब कहीं पे आपको मिल जाएगा 6000 की जगह 8000, कहीं पे 12000 की जगह 15000, 16000 की जगह 10000, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत जगह पे देखोगे तो रेडियोलेरियन पहले मिल जाएगा, डाई एटम बाद में मिलेगा। बहुत जगह पे देखोगे, क्योंकि ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है, लेकिन ये जनरल ऐसे पैटर्न ही होता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि ये वाले जो होते हैं कैल्शियम वाले, जो कैल्शियम जिनका होता है वो बहुत नीचे नहीं पाए जा सकते हैं। क्योंकि ओशन वाटर के अगर हम और थोड़ी सी डेप्थ में आपको इंटरेस्ट के लिए बता दें तो एक कंसेप्ट होता है कैल्शियम कंपेंसेशन डेप्थ, सीसीडी, कैल्शियम कंपेंसेशन डेप्थ। वो ऐसा एक वाटर का डेप्थ होता है जिसके नीचे अगर कैल्शियम जाएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके नीचे इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि कैल्शियम डिसॉल्व हो जाएगा। तो कैल्शियम कैन नॉट बी फाउंड बिफोर दैट लेवल, और वो लेवल के वजह से ये दोनों ऊपर उस लेवल के होते हैं, कैल्शियम कंपेंसेशन डेप्थ। ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं बने होंगे, लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व हो गए होंगे, इसलिए हमें नहीं मिलते हैं। तो सीसीडी जो लाइन है वो लगभग 4-5 हजार फीट 6000 फीट का होता है। तो इसके ऊपर ही आपको टेरोपोड और ये मिलेंगे, ग्लोबिगेरिना मिलेंगे। सिलिशियस क्या है कि नीचे तक मिल सकते हैं, तो ये नीचे मिल जाते हैं। ये रेड क्ले क्या होते हैं? सबसे नीचे ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इवन ट्रेंचेस के अंदर का अगर डिपॉजिट्स आप देखोगे तो ये रेड क्ले मिलते हैं। ये रेड क्ले जो है पैलियो फोसिल्स इसमें होते हैं। बहुत पुराने पुराने जो खत्म हो चुके हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके भी फोसिल्स आपको रेड क्ले के अंदर मिल जाएंगे। समझ में आ रही है? तो दिस आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ओशन डिपॉजिट्स ओवर द अर्थ। क्लियर है? कोई दिक्कत? याद रहेगा? याद नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, फिर भी जितना तक याद रहे। क्या पिछले स्लाइड में जाए? ठीक है, ये देखो, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था उस स्लाइड को।
बाकी का 26%, टोटल काउंट कर दो। 24% हमने टेरिजेनस बता दिया ना, 24% हमने टेरिजेनस बताया, एक ये लगभग 75 हो गए, 1% में बाकी सारे थे। इसके पीछे जाओ, देखो दिख जाएगा, ये देखो टेरिजेनस 24, बायोजेनस 75। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो बायोजेनस हो गया आपका टोटल 75, तो ये काउंट करो, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द, ये हो गया डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स के लास्ट में जो हमें थोड़ा सा देखना है, वो देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन डिपॉजिट्स। क्यों हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा इनका। इनका दो मेजर सिग्निफिकेंस है, एक तो कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इनका है, और दूसरा जो है एकेडमिक सिग्निफिकेंस है, राइट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इनका कैसे है, तो जो टेरिजेनस डिपॉजिट्स होते हैं उनसे हमें बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं, इनसे जो है घर द्वार बनाने के लिए गिट्टी बालू ये सब जो है ओशन से मिलते हैं, तो दे गिव व्हाट, बिल्डिंग मटेरियल्स। टेरिजेनस डिपॉजिट्स, सॉरी, टेरिजेनस बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। फिर आप मड वगैरह जो होता है, मड वगैरह जो होता है, आप उसको एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो खेतों में। रेड क्ले को एज ए फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हो खेतों में, तो उस तरीके से मड वगैरह का हो जाता है। तो इस तरह से हर चीज का ना कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डिपॉजिट्स के, ठीक। ये जो पेट्रोलियम वगैरह होता है वो क्या है, एक्चुअली इन्हीं मैरीन ऑर्गेनिजम्स के डिपोजिशन की वजह से है, फॉसिलाइजेशन की वजह से है, इससे बन रहा है। तो ऑल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप इसमें लिख सकते हो, क्लियर है। एकेडमिक सिग्निफिकेंस, एकेडमिक सिग्निफिकेंस क्या है जरा बताओ, हमने एक बार डिस्कस किया है मुझे जहां तक याद है। सीफ्लोड स्प्रेडिंग में हमने बताया था ना कि ओशन डिपॉजिट्स को देख के हम बताते हैं कि ये कितना पुराना डिपॉजिट है, पुराना डिपॉजिट है तो कब का बना हुआ है। तो उससे सीफ्लोड स्प्रेडिंग हमने इसको स्टडी किया डिपॉजिट्स पढ़ के। हमने जो इविडेंसेस ऑफ सीफ्लोड दिखाया था, तो उसमें हमने क्या बताया था कि रिज के पास के जो डिपॉजिट्स हैं वो नए थे, और इसके ट्रेंच के पास जो डिपॉजिट्स से दूर जा रहे थे हम, तो वो पुराने होते जा रहे थे। यानी कि जो वो पहले का बना हुआ है ये अभी का बना हुआ है। तो उससे हमने क्या बता दिया कि अच्छा ये ऐसे है। रिज के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो पतले थे, दूर जा रहे हैं तब मोटे हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम मिला तो थिक डिपॉजिट्स बना लिए। तो ये ओशन डिपॉजिट्स पढ़ के हमने एक तरह से सीफ्लोड स्प्रेडिंग्स को प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसे सीफ्लोड स्प्रेडिंग हुई होगी। तो ये एकेडमिक सिग्निफिकेंस इसका हो गया। उसी तरह से पैलियो स्टडीज में अगर हमें पता करना है कि आज से बिलियन साल पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, तो रेड क्ले के स्टडी से हम लोग पता लगाते हैं कि इस ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल मिल रहा है तो वो कैसा होगा। तो दिस इज ऑल्सो एकेडमिक सिग्निफिकेंस। तो पैलियो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए या फिर नेचर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स के लिए, इन सब चीज के लिए हमें ओशन डिपॉजिट्स का बड़ा ही सिग्निफिकेंस होता है, रोल होता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन डिपॉजिट्स मेजरली। अब नया सिग्निफिकेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ये हाइड्रोजनस डिपॉजिट्स होते हैं, वो हाइड्रोजनस डिपॉजिट्स आजकल पाए गए हैं कि जो जनरली फ्लोर के पास, ओशन फ्लोर पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे ये न्यूज में आते रहता है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। व्हाट इज दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स? दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर द egg shaped sediments which are formed of various metals। कई सारे मेटल्स के एग शेप्ड फॉर्मेशन जो है बिछे हुए हैं ओशन फ्लोर पे। तो कल को जब हमारे आयरन ओर, एल्यूमिनियम ओर, मैंगनीज ओर ये सब खत्म हो जाएगा लैंड पे, तो हम लोग वहां से लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आज उसको हम इकोनॉमिकली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ओवर आवर लैंड। वंस दीज आर एग्जॉस्टेड देन दे विल फुलफिल आवर नीड्स। तो दे आर कॉल्ड द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में हम आगे एक बार बात करेंगे रिसोर्स में, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए। बट दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर हाइड्रोजनस डिपॉजिट्स दैट आर लेइंग ओवर द ओशन फ्लोर। पूरे अरेबियन सी पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये अंडे के शेप का, आलू के शेप का ऐसे 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 पड़ा हुआ है। और ये इनको आप देखोगे तो ये बहुत सारे मेटल्स होंगे पॉलीमेटालिक, जैसे मैंगनीज होगा इसमें, सल्फर नोड्यूल्स होगा। तो ये सारे जो है नोड्यूल्स के फॉर्म में ओशन सरफेस पे पड़े हुए हैं। दे विल बी यूज्ड एज अ रिसोर्स इन द फ्यूचर। राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव रिसोर्स, और इसको एक्सट्रैक्ट करना भी अभी मुश्किल है उतने नीचे से। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाएगी तो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा इसको एक्सट्रैक्ट करना। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन डिपॉजिट्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मैरीटाइम जोन्स की। ये मैरीटाइम जोन्स क्या होता है? कुछ आइडिया है मैरीटाइम जोन्स के बारे में? सही है, बिल्कुल। मैरीटाइम जोन्स क्या होता है कि देखो, लैंड का बाउंड्री तो हम लोगों ने अपना बना लिया, ठीक। आफ्टर द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, सॉरी,
धीरे धीरे सारे कंट्रीज ने अपने अपने बाउंड्री स्थापित कर लिए कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। तब क्वेश्चन आया कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस तक तो लगभग कंट्री धीरे धीरे आजाद हो गए थे, सबके अपने अपने बाउंड्रीज बन गए। फिर जब यूनाइटेड नेशंस आया तो यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहले बात की गई कि अब समुद्र का क्या करें, व्हाट अबाउट द ओशंस, ये ओशंस किसका है, कौन लोग ओशंस के मालिक हैं। तो अब ये देखा गया कि यहाँ पे इंडिया है, इधर श्रीलंका भी है, इधर अरेबियन कंट्रीज भी हैं, सोमालिया, अफ्रीका भी है, ये अरेबियन से बीच में है, ये किसका कहलाएगा, इंडिया का कहलाएगा कि इनका कहलाएगा कि इंडिया इनका कहलाएगा। देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स टू डिवाइड द ओशन, ओशंस के भी डिवीजन का रूल चाहिए, नहीं तो सबके बीच में झगड़े होंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे, कटेंगे। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि चलो हम एक रूल बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं कि किसी भी कंट्री का अपने कोस्ट से, अपने तटीय क्षेत्र जैसे इंडिया का ये कोस्ट हुआ, इससे कितनी दूर तक इसका कितना इंफ्लुएंस होगा, किस रीजन्स में इसकी कितनी ऑथोरिटी होगी, कितनी मालिकाना होगा, इसका हक होगा, और कहां तक कैसा हक होगा। तो इस तरह से एक बनाना इंपॉर्टेंट था ताकि यह बता दिया जाए कि भाई ये इंडिया का हिस्सा है, यहां श्रीलंका नहीं आएगा, ये श्रीलंका का हिस्सा है, यहां इंडिया नहीं जाएगा, झगड़े नहीं होंगे दोनों के बीच में। सबसे बड़ी दिक्कत थी यहां पे किसी भी तरह का कॉन्सेंसस लाना मुश्किल हो जाता था। कुछ कंट्रीज बोलते थे कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक जो है हमारा हक होना चाहिए, वो कंट्रीज बोलते थे जिनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे बड़ा था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए बात करते थे। कुछ कंट्रीज बोलते थे कि नहीं गरीब कंट्रीज के लिए छोड़ दो ओशन, आप लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हो, गरीब कंट्रीज को रिसोर्स मिलना चाहिए। वो कौन बोलेगा, जो गरीब है, ठीक है, इंडिया जैसा कंट्रीज चाहे जो भी कंट्रीज हैं। तो बहुत सारे डिलीवरेशंस के बाद, बहुत सारे झगड़े के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कई सारे कन्वेंशंस किए हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 2, 3, बहुत सारे फेल हुए क्योंकि उस समय दो मेजर प्लेयर्स थे। कौन कौन, रशिया, और रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, यूएसएसआर और यूएसए, ये दोनों था। कोल्ड वॉर का टाइम था, दोनों के बीच लड़ाई चलती थी, तो कोई ऐसा कन्वेंशन ही नहीं होता था जिसमें दोनों मान जाए कि सही है, ठीक। तो करते करते 1982 में चार्टर ऑन लॉ ऑफ द सी बनाया गया, जो कि मैक्सिमम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982, या इसको चार्टर ऑन लॉ ऑफ द सी भी बोलते हैं। तो अनक्लोज याद रखोगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982। इस 1982 का जो लॉ था हमारा अनक्लोज का, इसने क्या किया, सबसे पहले इसने डिसाइड किया मैरीटाइम जोन्स में कि कोई भी कंट्री का जो कोस्ट है उसकी कितनी दूरी तक हम कौन सा रीजन बोलेंगे, कौन सा जोन बोलेंगे, और उस जोन में वो कंट्री का कितना हक होगा। जैसे सपोज मान लो इंडिया है, इंडिया का एक ये वाला जोन हो गया, एक ये वाला जोन हो गया, एक ये वाला जोन हो गया, ये वाला जोन हो गया, और एक इसके बाहर का हो गया। तो इस तरह से कई जोनेशन किए गए हर कंट्री का कि अपने कोस्ट से कितनी दूरी पे वो क्या कर सकता है, उसके आगे उतनी दूरी पे क्या कर सकता है, एंड दिस आर कॉल्ड द मैरीटाइम जोन्स। इन्हीं को हम मैरीटाइम जोन्स बोलते हैं। तो मैरीटाइम जोन्स एक्चुअली आर द एरिया अराउंड, अवे फ्रॉम द लैंड ऑफ एनी कंट्री टुवर्ड्स द ओशन, ओवर विच देयर विल बी अ रेस्पेक्टिव ऑथोरिटी, कि कितनी ऑथोरिटी होगी। तो ये मैरीटाइम जोन्स कहलाते हैं। तो ये मैरीटाइम जोन्स के लिए सबसे पहले ने अनक्लोज क्या किया कि हम ये नापेंगे कैसे, किस तरह से, हम कहां से नापेंगे। अब लैंड आपका एकदम बिल्कुल ऐसा सीधा तो नहीं है कि आप यहां से डिस्टेंस नाप लोगे सब जगह बराबर होगा। जनरली क्या होता है, कोस्ट ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब ऐसे ऐसे कोस्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो एक सीधा लाइन हमें खींचने की जरूरत है जहां से कि हम मापेंगे। तो सबसे पहले अनक्लोज ने यह बोला कि हम बेसलाइन डिफाइन करेंगे कि ये बेसलाइन क्या होगी। बेसलाइन इज द एक्चुअल लाइन फ्रॉम वेयर ऑल द मेजरमेंट्स विल बी डन। समझ में आ रही है ना। अब एक जोन बताया हमने, बोला 12 नॉटिकल माइल्स, तो 12 नॉटिकल माइल्स यहां से मापोगे तो आगे चला जाएगा, यहां से नापोगे तो पीछे आ जाएगा। तो इससे ऐसे हो, उससे अच्छा कि एक बेसलाइन आप बनाओ, डिफाइन करो। बेसलाइन अनक्लोज ने क्या डिफाइन किया कि अगर इंडेंटेड कोस्ट हैं, ऐसे कोस्ट हैं, तो जो भी बाहर वाले हैं ओशन के साइड, सबसे जो टॉप पॉइंट है इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से, इसको कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से, और इसको कनेक्ट करके हम एक लाइन बनाएंगे और इसी लाइन को हम बोलेंगे बेसलाइन। समझ में आ रही है बातें। ये बेसलाइन हम इसको बनाएंगे, और जो भी हम अब मेजरमेंट करेंगे वो बेसलाइन से ही करेंगे, इसी से हम करेंगे। और इसके बेसिस पे 5 जोन्स डेवलप किया उन्होंने। कितने जोन्स? 5 जोन्स। एक जोन्स हुआ इंटरनल वाटर, एक हुआ टेरिटोरियल वाटर, एक हुआ कॉन्टिगुअस जोन,
एक हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एक हुआ हाई सी। अब ये 5 को देखना है कि क्या होता है पांचों का। इंटरनल वाटर क्या होता है, तो ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से लैंड के तरफ, अब ये सपोज मान लो इधर लैंड है इधर ओशन है, तो ये सब पानी हो गया, ये पानी हो गया, ये सब दिस आर ऑल वाटर, दिस इज योर बेस लाइन। तो इस बेस लाइन से इस लैंड के तरफ अगर कहीं पे पानी हुआ, जैसे ये वाला पानी का रीजन हुआ, ये वाला पानी का रीजन हुआ, कई बार क्या होता है कि रिवर्स ऐसे आते हैं और ये आगे तक पानी जैसा ही रहता है, तो इसके अंदर तक जो भी इस बेस लाइन से लैंड के तरफ वाटर होगा, दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल वाटर, एंड दैट इंटरनल वाटर विल बी कंप्लीटली ट्रीटेड एज द लैंड ऑफ दिस कंट्री। ये जो इंटरनल वाटर होगा, इसको हम मानेंगे ही कि इस कंट्री का लैंड है, इसको हम मानेंगे ही नहीं कि ये समुद्र है और बाहर का है। जो लॉ यहां पे ये कंट्री लागू की है, सारे लॉ यहां पे लागू होंगे। जो राइट अपने देश में कंट्री को है, सारे राइट यहां भी होंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। दिस इज कॉल्ड इंटरनल वाटर। समझ में आ रही है बातें? फिर हम बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर की। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? अब ये सपोज मान लो इंडिया है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 NM, 12 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स में कितना किलोमीटर होता है? 1.85। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। तो इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का जो जोन होगा ओशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर में भी आपको सारे राइट्स होंगे जो आपके लैंड के होते हैं। तो फिर फर्क होता है कि इंटरनल वाटर और टेरिटोरियल वाटर में क्या फर्क होगा, अभी हम बात करेंगे क्या फर्क होगा। टेरिटोरियल वाटर में भी सारे राइट्स आपके होंगे, A to Z राइट्स होंगे जो आपके ऊपर होते हैं, ठीक, जो आपके लैंड के ऊपर होते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होगा इंटरनल वाटर में और टेरिटोरियल वाटर में। आपके टेरिटोरियल वाटर से सपोज कोई शिप जाना चाहता है ट्रेड करने के लिए और इधर से उसको निकलना है, तो वो आपके टेरिटोरियल वाटर से जा सकता है। इसको बोलते हैं राइट टू इनोसेंट पैसेज। ये अभी बात करेंगे राइट टू इनोसेंट पैसेज। मतलब कोई कंट्री, अब सपोज मान लो आप यहां पे इंडिया है, यहां पे एक और सपोज कंट्री होता और इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, ये दोनों का टेरिटोरियल वाटर होता, तो इधर से शिप अगर गुजरना होगा तो नीचे से क्यों जाएगी? इधर से अगर रास्ता है तो इधर से जाएगी, तो इधर से जाने का उसका राइट होगा। समझ में आ रही है? टेरिटोरियल वाटर में मतलब कोई शिप आपके टेरिटोरियल वाटर से गुजर सकती है अगर वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जाना चाहती है, पीसफुल एक्टिविटीज के लिए जाना चाहती है, तो इसको बोलते हैं इनोसेंट पैसेज, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। तो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज इज गिवन इन द टेरिटोरियल वाटर, इट इज नॉट गिवन इन द इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर में राइट टू इनोसेंट पैसेज नहीं है। आप हमारे बेसलाइन के अंदर आके नहीं जा सकते हैं बिना हमसे पूछे। समझ में आ रही बात है? ये आप जा सकते हैं बिना हमसे पूछे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं, कोई स्पाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई एक्सप्लोसिव लेके नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये हम अभी बात करेंगे इनोसेंट पैसेज की। तो ये टेरिटोरियल वाटर हो गया, सारे राइट्स होंगे। दूसरा जो होता है वो होता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन ये क्या हो गया? 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर। इससे 12 नॉटिकल माइल से जो टेरिटोरियल वाटर का जो लाइन है, उससे और 12 आगे जाओगे तो ये रीजन को बोलेंगे हम कंटिगुअस जोन। दिस इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन, CONTIGUOUS, कंटिगुअस जोन। इसको हम हॉट परस्यूट जोन भी बोलते हैं। ये जोन बेसिकली बनाया गया है कि हमारे यहां कोई क्राइम करके कोई भागे अगर, तो हम इस यहां तक इसको पकड़ लें। मतलब इस रीजन तक हमारे सारे राइट्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे अपने लॉ को लागू कराने के लिए या किसी को पनिश करने के लिए हमारे पास राइट होना चाहिए। अगर हम ये राइट नहीं देंगे तो कोई भी आके अंदर हमारे क्राइम करके यहां खड़ा हो जाएगा, बोलेगा पकड़ लो। समझ में आते हैं? तो ये नहीं पकड़ पाएंगे हम, क्योंकि नियम कानून फिर इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा कि आप बाहर से किसी को कैसे उठा लिए। रूल यही होता है। आपका ये मतलब नहीं है कि आपके यहां कोई क्राइम किया, इधर भागा था, आप पीछे पीछे लेके आप दूसरे कंट्री में पहुंच जाए पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए जो है ये कंटिगुअस जोन मेनली बनाया गया, ताकि यहां पे हम जाके चेस कर सके। हम यहां पे किसी तरह का हम परमानेंट इंस्टॉलेशन नेवी का नहीं कर सकते हैं, हम केवल पेट्रोल कर सकते हैं। यहां पे पेट्रोलिंग इज अलाउड, या हम यहां पे मैरीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इंस्टॉल ए नेवी इन दिस रीजन। समझ में आ रही है बातें? परमानेंटली इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपने टेरिटोरियल वाटर में नेवी को भी रख सकते हैं, हम अपना एक नेवल बेस बना दें वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो ये होता है कंटिगुअस जोन का मेन कंसेप्ट, मेन जो कारण है।
ताकि कोई आपके यहां से क्राइम करके भागे नहीं। अब उसको 24 नॉटिकल माइल्स भागने में टाइम लगेगा, 12 नॉटिकल माइल्स तो भाग जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। आपका हो गया मैरीटाइम जोन्स, हाँ, और ये हो गया आपका कॉन्टिगुअस जोन। इसको इसलिए हॉट परस्यूट भी बोलते हैं। हॉट परस्यूट का मतलब ही होता है कि जाके उसको पीछा करना, पीछे पीछे जाना, चेसिंग। अब बात करते हैं हम तीसरा जो जोन होता है, ये आपका क्या हो गया, टेरिटोरियल वाटर। ये क्या हो गया, कॉन्टिगुअस जोन। अब बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन, दिस इंटायर रीजन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि आप इस रीजन में जो 24 से बाहर होकर और 200 तक, इसमें आपका केवल इकोनॉमिक राइट है। समझ में आ रही है? आप यहां के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप वहां जाके पेट्रोल निकालिए, तेल निकालिए, वहां का बालू निकालिए, वहां मछली मारिए, जो करना है आप कीजिए, सारे रिसोर्स आपके हैं। तो दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन वहां बाकी आपके कोई राइट्स नहीं है। यहां कोई आदमी खड़ा है तो आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं, तुम क्यों यहां खड़े हो, ठीक है, शिप पे है, आप नहीं पकड़ सकते हैं। आपके इंटरनल वाटर में आप पकड़ सकते हैं, क्यों भाई क्यों खड़े हो यहां पे। समझ में आ रही बात है? दिस इज नॉट योर टेरिटरी, ये केवल आप इकोनॉमिक पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर समझ गए, कॉन्टिगुअस जोन समझ गए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझ गए। इसके बाहर का एरिया जो है, इसके बाहर का एरिया, इसको बोलते हैं हाई सी। हाई सी ये आपका नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये सबका है। अब इधर कोई और कंट्री होगा तो उसी तरह से उसका भी ऐसे चलेगा। इसका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां खत्म हो जा रहा है, तो दोनों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं हाई सी। एंड इसके जो रिसोर्स होंगे वो कॉमन रिसोर्स होंगे ह्यूमैनिटी के। कोई आदमी इसके अंदर जाकर रिसोर्स यूटिलाइज इसका नहीं कर सकता है। तो दिस इज द हाई सी कंसेप्ट। क्या? नहीं, इनको कोई यूज नहीं करेगा। इनको हम यूज क्यों करें? इनको हम फ्यूचर में यूज देखा जाएगा, इसका रूल बनाएंगे। इसको हम कंजर्व कर रहे हैं हाई सी में। हाँ, इसमें आप एक्सप्लोरेशन के लिए जा सकते हैं पीसफुल पर्पस से। आपको लग रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि मिड अटलांटिक रीज में है क्या, तो आप जाइए देखिए। तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि परमिशन लेनी पड़ेगी? मतलब इसके लिए एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी होती है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को आप बताते हैं, या फिर अगर इसके लिए एक बनी हुई है कमिटी जो देखती है, आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जाके देखती है कि आप कर क्या रहे हैं वहां पे। उसके लिए अनक्लोज के ही अंदर एक कमिटी है जो ये देखती है कि अगर पीसफुल पर्पस के लिए आप बोल रहे हैं कि जा रहे हैं हम इसके अंदर और इसमें हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो ये इंश्योर करेगी कि आप वहां पे एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, वहां से वेल मछली को मार के तो नहीं ला रहे हैं अपने घर पे, जैसे जापान करता है, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए ये चीजें हैं। अब जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो किसी किसी कंट्री को परमिट करती है हाई सी के सीबेड में जाके एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो जो है विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी होती है। समझ में आ रही है? इन जनरल आप यहां नहीं कर सकते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं, दो कंट्रीज अगर क्लोज होते हैं, उनका दोनों का इंटरेक्ट हो जाता है, अगर सपोज मान लो ये तो हो ही सकता है 200 नॉटिकल माइल इसका भी, 200 नॉटिकल माइल इसका भी, दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच में हम जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ को देखते हैं, जहां तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है दोनों का। अगर कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी कॉमन होता है तो बीच में बांट देते हैं हम। समझ में आ रही बात है? अगर इस बीच में कहीं अगर इंटरेक्ट करती है तो पहली चीज है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी देखते हैं हम, दूसरा एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी देखने का होता है, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में हम बांट देते हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में होता है जिनका EEZ एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, तो वहां बांटते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया आपको कंसेप्ट। एक और इसमें याद रखना कि ये जो 12 नॉटिकल माइल तक जो हमारा इंटरनल वाटर है, इंटरनल टेरिटोरियल वाटर है, इसके ऊपर हमारा, उसके आसमान पे भी हमारा हक है। इधर से कोई प्लेन भी जाएगा तो ये हमसे बिना परमिशन के नहीं जाएगा। हमारा एयर स्पेस है, हर कंट्री का एक एयर स्पेस होता है ना। कोई भी कमर्शियल प्लेन्स को तो चलो अलाउड है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पर्सनल प्लेन्स हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती है जाने से पहले। जैसे मोदी जी हमारे जाएंगे तो पाकिस्तान को रूट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान से परमिशन लेनी है। एक बार पाकिस्तान ने मना भी कर दिया था कि नहीं भाई आप इधर से मत जाइए। तो दिस इज पर्सनल। कमर्शियल के लिए अलाउड होता है कहीं से भी। तो इंटरनेशनल स्पेस होता है हर कंट्री का, किसी भी कंट्री का अपना जो स्पेस होता है उसमें कोई कंट्री का फाइटर प्लेन नहीं जा सकता है बिना परमिशन के, ठीक है। तो ये हमारा 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर होता है। अब इस पिक्चर को देख लो आप, समझ में आ रही है? ये इंटरनल वाटर होगा, ये हमारा बेसलाइन हो गया। सपोज मान लो इस बेसलाइन के अंदर जो भी ये पानी है यहाँ पे, ये हमारा इंटरनल वाटर हो गया।
यहां से 12 नॉटिकल माइल को हम टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी भी बोलते हैं। इस 12 नॉटिकल माइल के ऊपर हमारा जो होता है वो नेशनल एयर स्पेस होता है, हमारा अपना एयर स्पेस होता है, ठीक। और ये 12 नॉटिकल के बाद हमारा एयर स्पेस पे कोई हमारा हक नहीं होता, ये पूरा इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 12 से 24 तक क्या होता है, कॉन्टिगुअस जोन होता है। कॉन्टिगुअस जोन में हम चेसिंग कर सकते हैं, हम उसको टेम्पोररी मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, परमानेंट इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई फिजिकल राइट का हनन कर रहा है तो हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल राइट्स को हमको पनिश करने का, किसी को पकड़ने के लिए हमारा राइट्स हमारा यहाँ तक है। इसके बाहर जो है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक केवल और केवल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा, जिसके केवल हम इसके पानी का सरफेस हो, बॉटम हो, पानी के अंदर हो, कहीं से भी हम कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट इसके एयर स्पेस में हम कोई क्लेम नहीं करेंगे कि यहां से कोई प्लेन नहीं जाएगी। इसके ऊपर कोई शिप जाएगा तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं कि यहां से शिप नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात है? ये बात जो रोकने की होती है हमारी, वो हमारे 12 नॉटिकल माइल्स तक ही है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं कि उधर से शिप जा रही है और हमको लग रहा है कि ये जो है हमारे यहाँ कुछ ऐसा क्रिएट करेगी प्रॉब्लम, तो उस कंडीशंस में वो अलग होता है, उसके एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से। और इसके बाहर का जो एरिया होता है वो हाई सी कहलाता है और इसमें हमारा कोई रोल, मतलब ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज द मैरीटाइम जोन्स। क्लियर है? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनोसेंट पैसेज का। इनोसेंट पैसेज आर्टिकल 14 से लेकर 28 तक में दिया गया है, मेनली आर्टिकल 21 में। दिस इज होता है राइट टू इनोसेंट पैसेज। राइट टू इनोसेंट पैसेज एक इसलिए क्लॉज दिया गया है ताकि कंट्रीज जो है अपने एक्सक्लूसिव राइट्स के वजह से किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज को न रोके। यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तो बहुत बड़ा एरिया हुआ ना, वहां से तो हो सकता है कोई शिप पार करे, तो कोई शिप पार कर रही है अगर उधर से, अगर वो कमर्शियल शिप है, वो कोई मिलिट्री शिप नहीं है, वो किसी तरह का एक्सप्लोसिव कैरी नहीं कर रही है या किसी तरह का स्पाइंग एक्टिविटीज में वो नहीं इन्वॉल्व है, तो ऐसे शिप्स को आपको अलाउ करना है पास करने से, क्योंकि उसको पास परे हो सकता है तो उधर से गुजरेगी। या कोई शिप है जिसको फ्यूल चाहिए तो वो अंदर आ सकती है आपके यहां फ्यूल लेने के लिए। इस तरह की कोई भी होगी तो वो आपका राइट टू इनोसेंट पैसेज कहलाता है। इसके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं कि इट इज ओनली फॉर द कमर्शियल शिप्स, इट इज नॉट फॉर द मिलिट्री शिप्स, इट इज ओनली व्हेन देयर इज नो एनी डिस्ट्रक्टिव्स इन द, ये ना किसी तरह का जो है एक्सप्लोसिव नहीं कैरी कर रहा है या किसी तरह का स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए ये नहीं होता। लेकिन कंट्रीज जो है इनको भी रोकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शक कि हमको लग रहा है कि ये स्पाई करने आ रहा है, तो इसको पूछताछ छानबीन सब कंट्रीज कर लेते हैं। तो दिस इज द राइट टू इनोसेंट पैसेज जो दिया गया है। समझ में आ रही है? उसी को जब दो कंट्रीज के बीच से जाता है तो इसको राइट टू इनोसेंट ट्रांजिट भी बोलते हैं। तो एक्चुअली राइट टू इनोसेंट ट्रांजिट इज जस्ट ए वेरिएंट ऑफ राइट टू इनोसेंट पैसेज। ट्रांजिट का मतलब कि दो कंट्रीज के बीच का अगर कोई छोटा सा स्ट्रेट है जिधर से गुजरना है और ये दोनों कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर के अंदर आता है, तो उस कंडीशन में भी चुपचाप आप इसको पास करने दो, राइट टू इनोसेंट ट्रांजिट। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज ऑल अबाउट द मैरीटाइम जोन्स। कोई दिक्कत तो समझ में आ गई? तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओशियनोग्राफी। नेक्स्ट क्लास में कल हम बायोजियोग्राफी बात करेंगे, सॉइल के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन कैसे बना, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल होरिजन, ये सारी चीजें। हाँ 11 साढ़े 11 में आ जाना लोग। सर एक पिछली इमेज है ना, आपने ये बताया कि इंटरनल वाटर हो गए 12 के बाद 200 है, उसमें ना 12 के बाद ही 200 है टेरिटोरियल। क्या 12 के बाद 200 मतलब? हमने ये नहीं बोला, हमने बोला सब कुछ बेसलाइन से हो रहा है। 12 पहले बेसलाइन से टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिगुअस जोन जो होगा वो टेरिटोरियल वाटर से 24 होगा, मतलब कि सॉरी टेरिटोरियल वाटर बोल रहा है, बेसलाइन से 24 होगा, यानी जो टेरिटोरियल वाटर है वहां से 12 होगा फर्दर। वो 200 बेसलाइन, सारे मेजरमेंट्स हम जो है बेसलाइन से करते हैं। हाँ बेसलाइन से है वो 24 से 200 मत समझना, नहीं 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 नहीं, बेसलाइन से 200 है। हाँ हाँ वो सारे बेसलाइन से ही कैलकुलेट करते हैं जो 200। क्या देखो ये जो देख रहे हो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बता रहा है, ये देखो ये बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स बता रहा है ना। अच्छा वो टेरिटोरियल 12 है, वो 24 है। हाँ ये जो है यहां से 24 हो जाएगा, यहां से और 12 हो गया कॉन्टिगुअस। जो राइट्स यहां हैं वो सारे राइट्स आपको यहां भी हैं, जो राइट्स आपको यहां हैं वो सारे राइट्स इधर भी हैं, ये समझ लो बस। जैसे जैसे घट रहे हो तो राइट्स घट रहे हैं, वो कोई अलग अलग राइट्स नहीं है।